हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों आज अपन सीपीओ 2024 टायर 1 का 27 जून 2024 शिफ्ट 2 का पेपर करेंगे। इससे पहले शिफ्ट 1 का पेपर मैं डाल चुका हूं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप कि वो आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा हो तो आप जाके देख सकते हैं। वहां पे मैंने शिफ्ट 1 में जितने भी क्वेश्चन आए, टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, उन 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है। इसी तरीके से आज अपन शिफ्ट 2 का क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर ऑफ ए सर्किल हुज सरकमफ्रेंस इज 88 सेंटीमीटर। तो यहां पे देखिए सर्कल का सरकमफ्रेंस अपन को दे रखा है 88 सेंटीमीटर के बराबर, और साथ में लेंथ ऑफ इट्स माइनर आर्क इज 22 सेंटीमीटर। जिस माइनर सेक्टर का एरिया अपन को फाइंड आउट करना है, उस माइनर आर्क की लेंथ दे रखी है। तो देखिए सरकमफ्रेंस की मदद से अपन रेडियस निकाल सकते हैं सर्कल की। सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर, दैट इज 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 88। तो यहां से 22 दूनी 44, 44 का दो बार में 88। तो रेडियस इक्वल टू कितना आ गया, 7 इंटू 2 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस मिल गई 14 सेंटीमीटर। लेकिन एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, वो होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अब यहां पे देखिए थीटा का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि अपन को सरकमफ्रेंस से नहीं मिल सकता। तो थीटा अपन को निकालना पड़ेगा कहां से, लेंथ ऑफ इट्स माइनर आर्क से। माइनर आर्क की लेंथ का फॉर्मूला अपन जानते हैं, होता है थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर की वैल्यू अपन को डायरेक्ट दे रखी है 88, तो उसको अपन डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, 22 का 4 बार में। तो यहां से थीटा बटा 360 अपने पास मिल गया 1/4 के बराबर। तो इस थीटा बटा 360 को अपन इधर डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, 1/4 इंटू पाई, दैट इज 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस अपने पास है 14 के बराबर, तो 14 इंटू 14। 7 से तो 2 बार में चला जाएगा, 2 का 2 बार में, 2 का 11 बार में। तो ये आ गया अपने पास 11 इंटू 14, दैट इज कितना हो गया, 1 और 4 5 और 1, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2। द वैल्यू ऑफ 3 + 2 मल्टीप्लाई एंड सो ऑन। तो इसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी, तो बोर्ड मास से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। बोर्ड मास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में भी सबसे अंदर वाले ब्रैकेट में आपको जाना है। उसके बाद ये ओडीएमएस, ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। देखिए ऑफ में भी अपन को करना मल्टीप्लाई होता है, लेकिन जहां पे ऑफ लिख के दे रखा है और जहां पे मल्टीप्लाई का साइन बना के दे रखा है, तो पहले ऑफ वाला मल्टीप्लाई आपको करना है, बाद में मल्टीप्लाई के साइन वाला मल्टीप्लाई करना है। मतलब जहां पे ऑफ लिख के देगा, दो नंबरों के बीच में अगर ऑफ लिख के दे रखा है, तो वो दो नंबर का मल्टीप्लाई आपको पहले करना है। यहाँ पे ऑफ नहीं है, कोई बात नहीं, अगर आगे किसी क्वेश्चन में आता है तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में सबसे पहले अपन चलेंगे, तो सबसे अंदर का ब्रैकेट आपको कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, दैट इज 5 + 7। तो 5 + 7 कितना होता है, 12 होता है। अब ये ब्रैकेट खत्म हो चुका है, तो अपन नॉर्मली लिख देते हैं 7 + 12 डिवाइडेड बाय 2। अब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये जो ब्रैकेट है इसको अपन परफॉर्म करेंगे, इसको मैंने अलग से लिख लिया। अब आप देखिए इस ब्रैकेट के अंदर अपन ओडीएमएस परफॉर्म करेंगे। ओ का मतलब ऑफ, लेकिन यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या आता है, डी आता है, डी मतलब डिवाइड। तो पहले डिवाइड करना है, तो 12 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 6। तो 7 + 6 इक्वल टू कितना हो गया, 13। तो इस पूरे की वैल्यू आ गई 13। अब आप देखिए यहाँ पे आगे क्या है, 3 + 2 × 13। तो यहाँ पे डिवाइड भी नहीं है, डिवाइड के बाद आता है मल्टीप्लाई, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 13 दूनी 26, 26 + 3 29, 29। ऑप्शन नंबर 1। फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन टू 10 12 एंड 15। ये तीन नंबर्स आपको दे रखे हैं प्रपोर्शन में, चौथा प्रपोर्शन आपको फाइंड आउट करना है। जब कभी भी चार नंबर प्रपोर्शन में होते हैं, जैसे कि A:B, C:D, तो ये एक रिलेशन फॉलो करते हैं, A/B इज इक्वल टू C/D। यहां पे आपको ABC दे रखा है, A 10 है, B 12 है और C 15 है। D की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो बस आपको कुछ भी नहीं करना, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, 10/12 इक्वल टू 15/D।
तो यहां से 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में और 2 से 6 बार में। तो डी इक्वल टू हो गया 6 3 18, ऑप्शन नंबर 2। In an election, the winner was supported by 46% of all the voters in the list. विनर जो है टोटल का 46% पाता है एंड ही गोट 410 वोट्स मोर देन हिज ओनली राइवल। ओनली राइवल कहने का मतलब है कि केवल दो ही जनों के बीच में इलेक्शन हो रहा है और उसको अपने प्रतिद्वंदी से 410 वोट ज्यादा मिलते हैं। 10% of the voters on the voter list did not cast their vote and 60 voters cast their ballot papers blank. How many voters were on the list? देखिए इस तरीके का सवाल 2023 में भी आया था, काफी बार आया था। अगर आपने 2023 के पेपर करके गए तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। 2023 के पेपर मैंने भी डाले हुए हैं, अगर आप चाहे तो अभी भी देख लीजिए। अगर आप 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मान के चलिए कि 2024 में से क्वेश्चंस रिपीट होंगे ही होंगे। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, कहीं ना कहीं आपको फायदा ही होगा, नुकसान कभी नहीं होगा। तो देखिए जब कभी भी इस तरीके का इलेक्शन का सवाल आए तो यहां पे अपन टोटल नंबर ऑफ वोटर्स की संख्या 100% मान लेते हैं। मैंने मान लिया कि वो जो गांव या शहर जो भी है उसमें टोटल नंबर ऑफ वोटर्स 100% है। बोला गया है कि 46% ऑफ ऑल दी वोटर्स इन दी लिस्ट, जितने भी वोटर्स है लिस्ट में उसका 46% विनर को मिलता है। टोटल वोटर्स कितने 100%, तो इसका 46% कितना हो जाएगा, 46% ही हो जाएगा। 46% ऑफ 100% अगर आप निकालेंगे तो वो इक्वल टू 46% ही आएगा। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि विनर को जो है 46% वोट मिले एंड ही गोट 410 वोट मोर देन हिज ओनली राइवल। 410 वोट ज्यादा मिले, ठीक है। 10% ऑफ द वोटर्स ऑन द वोटर्स लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट। बोला जा रहा है कि 10% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला, तो इसमें से सबसे पहले 10% माइनस कर लेते हैं। दैट मीन्स ये हुआ कि 90% ने ही अपना वोट डाला। उसमें से भी 60 वोटर ऐसे थे जिनने अपने पेपर को ब्लैंक छोड़ दिया। मतलब पुराने जमाने वाला इलेक्शन हो रहा है जिसमें आप डब्बे में पेपर डालते थे, तो क्या करा उनने, डब्बे में अपना पेपर तो डाला लेकिन उसमें किसी भी उम्मीदवार के सामने चिन्ह नहीं लगाया, बस पेपर लिया, पेपर को डाल के छोड़ दिया। दैट मीन्स कि वो वैलिड वोट नहीं कहलाया, क्योंकि वो काउंट नहीं हो पाएगा ना कि कौन सा कैंडिडेट को वोट दिया, काउंट ही नहीं हो पाएगा। वो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि नोटा है, नन ऑफ द अबोव। जो आज के टाइम पे जो अपनी ईवीएम चल रही है तो ईवीएम में एक ऑप्शन होता है नोटा, वो एक तरीके से उसी टाइप का कुछ है, आप बोल सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि जो वोट गिने जा सकते हैं उसमें से 60 और हटाएंगे अपन, मतलब 90% माइनस 60, इतने वोट्स ही गिने जा सकते हैं। अब आप देखिए ये 60 वोटर से 60% नहीं है। 60 वोटर कहने का मतलब और 60% कहने का मतलब दोनों अलग अलग है। 60 वोटर मतलब एक नंबर दे दिया कि 60 लोगों ने ही अपना पेपर खाली छोड़ा। दैट मीन्स ये हुआ कि टोटल जो अपना वैलिड आया था 90%, उसमें से और 60 लोगों को घटाना पड़ेगा। इतने लोगों में से ही दोनों कैंडिडेट्स को वोट मिलेंगे। अब जैसा कि बोला गया कि भैया विनर को मिले 46%, तो लूजर को कितने मिले, मैं बोल सकता हूं कि 90% माइनस 60, इसमें से मैं विनर के वोट्स को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, दैट इज 46%। तो कितना आ गया, 90 में से 46 गए तो कितने बच गए, 44 माइनस 60, तो लूजर को इतने मिले। और बोला जा रहा है कि जो विनर है उसको 410 वोट ज्यादा मिले, तो विनर और लूजर के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया, 410। दैट मीन्स 46% माइनस 44% माइनस 60 इज इक्वल टू कितना हो गया, 410। तो 46 माइनस 44 मतलब 2%, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 410। तो यहां से 2% की वैल्यू अपने पास कितने निकल के आती है, 410 माइनस 60, दैट इज 350। तो देखिए 2% की वैल्यू आ गई 350। आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी वोटर्स वर ऑन दी लिस्ट, तो वोटर्स अपन ने माने थे 100%, तो एक तरीके से 100% की वैल्यू अपन को बतानी है। अगर 2% 350 है तो 100% कितना होगा, आप चाहे तो 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको। 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है, 175 आ जाता है। दैट मीन्स कि 1% की वैल्यू आ गई 175, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 17,500। 100 से मल्टीप्लाई करना है एक तरीके से बस। तो ऑप्शन नंबर 2।
सेम तरह का क्वेश्चन आया है पहले भी, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करके जाइए। सिंप्लीफाई, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। फिर से बोर्ड मास, बोर्ड मास में भी अभी अपन ने देखा था कि सबसे पहले सबसे अंदर वाले ब्रैकेट पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन तरह के ब्रैकेट है। ये वाला जो ब्रैकेट होता है ये सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है, जो कि सबसे बाहर होता है। इसके अंदर होता है ये कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर होते हैं ये पेरेंथेसिस। तो सबसे अंदर का ब्रैकेट कौन सा है इसमें, पेरेंथेसिस, जो कि है ये 14 × 14। तो 14 × 14 कितना हो जाता है, 196 हो जाता है। 14 का स्क्वायर दैट इज 196। तो ये वाला ब्रैकेट तो खत्म हो चुका है। अब चलिए अब ये कर्ली ब्रैकेट के ऊपर चलते हैं, जो कि कुछ यहां से यहां तक है। तो 13 × 14 196। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया था बोर्ड मास में अपन हमेशा लेफ्ट टू राइट चलते हैं। ओ का मतलब ऑफ, जो कि यहां पे नहीं है। उसके बाद आता है डिवाइड। तो पहले मल्टीप्लाई नहीं करके पहले डिवाइड करेंगे। तो 13 × 14। डिवाइड के लिए अपन क्या करते हैं, इसको नीचे में लिख देते हैं 196। तो 14 का 14 बार में हो जाएगा, दैट इज ये कितना गया 13/14। तो इसका मतलब इस वाले ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 13/14। तो अब चलिए ये बाद का ब्रैकेट जो है अपना स्क्वायर ब्रैकेट, इसको भी खोल देते हैं। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 14 डिवाइडेड 13 मल्टीप्लाई 13/14। तो यहां पे पहले ब्रेक डिवाइड अपन करेंगे। देखिए डिवाइड का रूल होता है कि डिवाइड को अगर आपको मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करना है तो बाद वाले नंबर को रेसिप्रोकल कर देना है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मेरे को डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाना है तो 13 की जगह 1/13 आ जाएगा। और बाकी बाद का नंबर सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। बस जस्ट बाद में जो नंबर होता है वही रेसिप्रोकल होता है। बाकी उसके बाद में जितने भी नंबर हो उनमें कोई चेंज नहीं होता, वो सेम रहते हैं। 13/14। तो 13 से तो 13 कट गया, 14 से 14 कट गया, ये कितना आ गया 1 आ गया। तो इस पूरे की वैल्यू आ गई 1। तो आगे अब आपके पास 5 मल्टीप्लाई 1 दैट इज इक्वल टू 5। तो मैं बोल सकता हूं इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 के बराबर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर विथ ए रेडियस ऑफ 11 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का अपन डायरेक्ट जानते हैं, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए 3πr²। पाई को पाई रहने दीजिए क्योंकि सारे ऑप्शंस में आप देख सकते हैं पाई है, तो पाई रहने देते हैं। r² मतलब 11 का स्क्वायर दैट इज 121। तो 121 × 3 अगर आप करते हैं तो कितना हो जाता है 363, 363 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो ऑफ इतना, द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। देखिए सबसे पहले तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, वॉल्यूम अपन जानते हैं 4/3πr³। तो रेडियस को मैं r1 मान लेता हूं। दूसरे वाले स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3πr²। तो यहां से देखिए 4/3 पाई से तो 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो वॉल्यूम है, मतलब स्फीयर के वॉल्यूम का जो रेशियो है वो केवल और केवल r1/r2 का होल क्यूब के ऊपर डिपेंड है। एंड दिस इज इक्वल टू 512/3375। देखिए 512 तो होता है अपना 8 का क्यूब और 3375 होता है 15 का क्यूब। तो ये क्यूब आपको डायरेक्ट पता होने चाहिए। अगर ये क्यूब डायरेक्ट पता होंगे तो आपका समय बच जाएगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि r1/r2 अपने पास आ गया 8/15। आपसे पूछ रहा है रेशियो ऑफ दियर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का रेशियो जो होता है वो उनके स्क्वायर के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 4πr1²। तो आप बोल सकते हैं 4πr1² डिवाइड बाय 4πr2²। तो यहां पे फिर से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया r1/r2 का होल स्क्वायर। और r1/r2 अपन निकाल चुके हैं कितना 8/15। इसका स्क्वायर दैट इज 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। तो इनका रेशियो आ जाएगा 64:225। चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आसान सा सवाल है। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ब्रैकेट यहां पे आप देख सकते हैं, इसको ऐड कर लीजिए। तो 13 और 12 तो हो गया 25 और 0.49 और 0.51 1 के बराबर हो गया। तो ये कितना आ गया 26 आ गया। तो 26 × 13 दैट इज कितना हो गया 13 का 6 बार में 78, 7 कैरी चला गया, 13 दूनी 26, 26 + 7 दैट इज 33।
338, ऑप्शन नंबर 4। Arav owns a watch worth 10,000. He sells it to Bhavin at a profit of 15%. After some days, Bhavin sells it back to Arav at 15% loss. Find the percentage profit or loss faced by Arav. देखिए, आरव के पास एक घड़ी है जिसकी कीमत 10,000 रुपए, उसने भाविन को 15% के लाभ पे बेचा, लेकिन किसी कारणवश भाविन ने कुछ दिनों बाद वापस 15% के नुकसान पे आरव को बेचा। मतलब भाविन ने जितने पे खरीदी थी उस पे उसको 15% का नुकसान हुआ। तो अपन को बताना है कि आरव को कितना परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ। चलिए, एक बढ़िया सवाल है। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले तो आरव के पास जो वॉच है उसकी कीमत है 10,000। भाविन को अगर वो 15% पे बेच रहा है, 15% के फायदे पे, तो भाविन को कितने की मिलेगी ये वॉच? 10,000 पे 15% का फायदा, दैट मीन्स कि 10,000 पे 115%। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 115%। दैट इज कितना हो गया यहां से? 11,500 रुपए। तो भाविन ने जो है वो आरव से 11,500 रुपए में खरीदी। अब वापिस कुछ महीने बाद आरव को जो है 15% के नुकसान पे बेच दी। तो नुकसान कितने पे हुआ? 11,500 पे। तो वापिस से आरव को कितने की मिली? 11,500 पे 15% के नुकसान के बाद, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं 85% ऑफ 11,500। तो ये कितना हो जाएगा? यहां से काउंट कर लीजिए आप। 115 का 5 बार में तो हो जाता है 575, दैट मीन्स 57 कैरी चला गया। और 115 का 8 बार में कितना हो जाएगा आपके पास? 100 इंटू 8 800, 15 इंटू 8 120, दैट इज 920। और 920 प्लस 57, दैट मीन्स 977, 9775। तो यहां पे देखिए टोटल आरव को कितना फायदा हुआ। सबसे पहले तो आरव ने 10,000 की वॉच को 11,500 में बेचा, मतलब 1,500 रुपए का फायदा तो यहां पे हुआ आरव को। दूसरा फायदा यहां पे हुआ कि उसने वापस से 10,000 की वॉच को 9,775 रुपए में खरीद लिया। मतलब कितने रुपए का फायदा हुआ? 10,000 माइनस 9,775, दैट इज इक्वल टू कितना? बोल सकते हैं 225 रुपए। तो फिर से 225 रुपए का और फायदा हुआ। तो टोटल फायदा कितना हुआ? टोटल फायदा मैं बोल सकता हूं 1,725 रुपए का हुआ। 1,725 रुपए का फायदा कितने पे? 10,000 पे। क्योंकि जो ओरिजिनल प्राइस थी आरव की वो कितनी थी? 10,000। मतलब एक तरीके से तो आरव को तो 10,000 की पड़ी ना वो वॉच, लेकिन उस पर फायदा उसने कितना कमा लिया? 1,725 रुपए का फायदा कमा लिया। तो 1,725 रुपए का फायदा है 10,000 पे, दैट मीन्स कितना परसेंट का प्रॉफिट है? 2 जीरो से तो 2 जीरो गया, दैट इज 17.25% का प्रॉफिट है। ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है 17.25% का। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक आसान सा सवाल है। अपन एक बात जानते हैं कि सबसे पहले डिवाइड किया जाता है, उसके बाद मल्टीप्लाई किया जाता है, और उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन किए जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे लेफ्ट टू राइट चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए जहां प्लस और माइनस है तो वो एक तरीके से सेपरेटर का काम कर रहे हैं, तो उनको अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे 30 प्लस 180 डिवाइड बाय 30, 30 का 6 बार में हो जाता है। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36, माइनस 15, माइनस 16, माइनस 60 डिवाइडेड बाय 3 कितना? 3 का 20 बार में, तो माइनस में 20, माइनस 15। अब देख लीजिए यहाँ पे देखिए 15 और 15 30 होता है, -30, -30 और +30 आपस में कैंसिल आउट हो गए। 16 और 20 कितना होता है? 36 होता है, -36, -36 और +36 कैंसिल आउट हो गए। तो क्या गई वैल्यू? 0 के बराबर। सब कट कटा के क्या रह गया? 0 रह गया। फिर से सिंप्लीफाई। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस काफी ज्यादा है। मैंने शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस कराए तो उसमें भी मैंने ये बात बताई थी आप लोगों को। आप लोगों ने भी खुद से देखा होगा कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस काफी ज्यादा है। दैट मीन्स कि सीपीओ वाले सिंप्लीफिकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन तो आप अपना अच्छा करके जाइए, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आ जा रहे हैं। 50 में से 5 से 6 क्वेश्चन, दैट मीन्स कि 10% क्वेश्चन आ जाना अपने आप में बड़ी बात है। मात्र एक चैप्टर से 10% क्वेश्चन आना अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि आप जानते हैं, देखिए अगर एडवांस मैथ और अर्थमेटिक को मिला के मैं मान के चलूं तो कम से कम 20-25 चैप्टर बन जाते हैं। छोटे छोटे वगैरह सब मिला के लगभग 20 चैप्टर बन जाते हैं। उसमें से एक चैप्टर में से ही 10% क्वेश्चन आ जाना, ये अच्छी बात है।
आप लोगों के लिए, मतलब अगर आप उसको करके जाते हैं तो आपको वो चीज अगर आती है तो आपके लिए फायदा है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि अपन करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 0.9 का 5 बार में हो जाएगा 4.5, और 5 इंटू 1.2 कितना हो जाएगा, 6 के बराबर। तो 8.2 प्लस 2.6 प्लस 3.2 माइनस 5 इंटू 1.2 मतलब 6, क्योंकि 12 पंजे 60 होता है, तो 1.2 इंटू 5 हो जाएगा 6.2, 6 सॉरी 6.0 दैट इज 6। तो यहाँ पे आप इनको ऐड कर लीजिए। सबसे पहले तो 2 और 6 8 और 2 10 की 0, एक कैरी चला गया, तो 4 और 2 6, 6 और 8 14, 14.0 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 8। ऑप्शन नंबर 3। ये सब आसान आसान से सवाल है, इनमें तो कुछ ऐसा कोई खास बोर्ड मास वगैरह का भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, आप आसानी से इनको कर सकते हैं। फिर से सिंप्लीफाई, काफी ज्यादा सिंप्लीफिकेशन है। अब देखिए ये वाला जो सवाल है, इसमें आप थोड़ा गौर से देखिए तो आपको एक पैटर्न दिखेगा। अगर आप इसको डायरेक्ट करने जाएंगे तो फालतू अपना समय खराब करेंगे। यहाँ पे थोड़ा पैटर्न आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं 25 को ए, 9 को बी और 6 को सी मानूं, तो ये स्टार्टिंग में अपने पास है ए स्क्वायर, फिर है बी स्क्वायर, फिर है सी स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखिए 2 इंटू ए इंटू बी दैट इज 2ab, फिर आप देखिए 2 इंटू बी इंटू सी दैट इज 2bc, फिर आप देखिए 2 इंटू सी इंटू सॉरी 2 इंटू ए इंटू सी दैट इज 2ac या सी ए, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये जो है ये अपनी एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूं कि अपन को इस पूरे को सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं, बस आप यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकाल लीजिए। a आपके पास है 25, b है 9 और c है 6, इसका स्क्वायर। तो 9 और 6 15, 15 प्लस 25 40, 40 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1600। तो अब आप देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को इन सारे नंबर्स को अलग अलग मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करने जाते तो आपका थोड़ा सा समय खराब होता। मल्टीप्लाई आसान है यहाँ पे इस केस में, क्योंकि डिसिमल वगैरह नहीं है तो मल्टीप्लाई किया जा सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत समय तो लगता। अगर आप इस तरीके से आइडेंटिटी को पहचान लेते हैं तो फिर आपका अच्छा खासा समय आप बचा सकते हैं। इस तरीके की क्वेश्चंस में अक्सर आइडेंटिटी छुपी रहती है, बस अपन को पहचानने की बात होती है। चलिए इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है। तो यहां पे देखिए अपन करेंगे क्या, सबसे पहले एकदम नीचे से स्टार्ट करेंगे। नीचे मतलब ये 1 माइनस 7 से, तो 1 माइनस 7 मतलब -6, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 7 बाय -6 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 7 बाय 6 दैट इज इक्वल टू -1 बाय 6। तो इस 1 प्लस 7 अपॉन 1 माइनस 7 की वैल्यू आ गई -1 अपॉन 6, तो ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन -1 बाय 6। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 6, ये -1 अपॉन 6 को अगर आप रेसिप्रोकल लेंगे तो वो हो जाएगा -6, और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1 प्लस 6 इक्वल टू 7। तो अब ये बन गया अपने पास 1 माइनस 7 बाय 7 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर 4। A and B can do a work in 13 days and 26 days respectively। A किसी काम को 13 दिन में कर देता है, जबकि B उसी सेम काम को 26 दिन में करता है। If they work for a day alternately starting with A, then in how many days will the work be complete? अगर वो दोनों एक दिन छोड़ के एक दिन काम करते हैं और स्टार्टिंग A से की जाती है, मतलब पहले दिन A काम करता है, अगले दिन B करता है, फिर तीसरे दिन फिर से A, फिर चौथे दिन B एंड सो ऑन। अगर इस तरीके से ये दोनों काम करते हैं तो काम कितने दिन में खत्म होएगा, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले अपन करेंगे इनकी एफिशिएंसी का रेशियो फाइंड। उसके लिए इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। 13 और 26 का एलसीएम 26, 13 का 2 बार में, 26 का 1 बार में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं टोटल यूनिट मतलब टोटल वर्क को 26 यूनिट मानूं, तो ए जो है हर दिन 2 यूनिट काम कर सकता है और बी जो है हर दिन 1 यूनिट काम कर सकता है। ये हो गया इनकी एफिशिएंसी का रेशियो, मतलब इनकी कार्य क्षमता। तो अब आप देखिए पहले दिन ए काम करेगा, ए कितना काम कर सकता है, एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है। दूसरे दिन बी काम करेगा, बी कितना काम कर सकता है, वो 1 यूनिट काम कर सकता है। तो 2 दिन में मिला के कितना काम हुआ, 3 यूनिट काम हुआ। हर 2 दिन पे 3 यूनिट काम होता है। तो 26 को 3 से डिवाइड करते हैं, पूरा पूरा तो नहीं कटेगा, 3 का 8 बार में 24 होता है, 2 रिमाइंडर रह गया। अब आप देखिए हर 2 दिन पे 3 यूनिट काम होता था, तो ये जो है 8 दिन नहीं आए आपके पास, 8 इंटू 2 दैट मीन्स 16 दिन।
क्योंकि देखिए हर 2 दिन का काम है 3 यूनिट, एक दिन का काम नहीं है। अगर एक दिन का काम 3 यूनिट होता तो मैं बोल सकता था 8 दिन। 2 दिन का काम 3 यूनिट है, इसलिए अपन को इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 8 इंटू 2 16 दिन। लेकिन अभी भी अपना काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि जब अपन ने 26 को 3 से डिवाइड किया था तो 24 ही पूरा पूरा कटा था। दो आपके पास रिमाइंडर बचा था। रिमाइंडर बचने का मतलब है कि 2 यूनिट काम अभी भी बाकी है। अब 2 यूनिट काम करने कौन आएगा? अगर मैं क्रम के हिसाब से देखूं तो अब क्रम किसका आता है? एक आता है। और एक कितना काम कर सकता है? 2 यूनिट काम कर सकता है। मतलब एक दिन में वो अपना काम पूरा कर देगा। और अब काम खत्म हो चुका है, तो टोटल कितने दिन लगे? 16 + 1 17 दिन। 17 दिन में काम पूरा हो जाएगा। एक टेबल अपन को दे रखी है जिसमें मैक्सिमम मार्क्स है ईच सब्जेक्ट के 100। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स है और उनके अलग अलग सब्जेक्ट में मार्क्स को दर्शाया गया है। चलिए क्वेश्चन क्या है? इन हाउ मेनी सब्जेक्ट्स हैव द स्टूडेंट्स स्कोर्ड 100% मार्क्स। तो कितनी सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स के 100% मार्क्स आए? तो 100% मार्क्स का मतलब है 100 मार्क्स, क्योंकि जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 ही है। तो यहां पे आप देख सकते हैं, एक तो ए के आए 100 मार्क्स मैथ, केमिस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इसके अलावा सी के भी मार्क्स आए 100 मैथ में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो अपन से यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं पूछा गया, अपन से पूछा गया सब्जेक्ट कि कितनी सब्जेक्ट में। तो कितनी सब्जेक्ट हुई? 1 2 3। 3 सब्जेक्ट ऐसी है जिसमें स्टूडेंट्स के 100% मार्क्स आए हैं। तो ऑप्शन नंबर 1। अब यहां पे देखिए एक गलती आप क्या कर सकते हो, आप इन पांचों को ज्वाइन मतलब 5 आप ये मान सकते हो कि भैया 5 हुए, तो 5 आंसर में लगा के आ सकते हो। लेकिन वो गलती मत करना, क्योंकि यहां पे अपन से बोला गया है कि कितनी सब्जेक्ट में आए। एक मतलब एक सब्जेक्ट में एक से ज्यादा स्टूडेंट क्या है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अपन को केवल और केवल एक सब्जेक्ट को एक ही बार गिनना है। एक सब्जेक्ट को आप 2 बार नहीं गिन सकते। तो एक सब्जेक्ट मतलब मैथ, केमिस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो कितनी सब्जेक्ट हुई? टोटल 3 सब्जेक्ट हुई। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए इस तरीके का सवाल जब भी आए जहां पे आपको ऑप्शंस में कहीं भी एंगल नहीं दे रखा हो और डायरेक्ट एक इंटीजर बोल लीजिए या रेशनल वैल्यू बोल लीजिए, मतलब नंबर दे रखा हो, तो आप क्या कीजिए, यहां पे एंगल को कुछ भी अपनी इच्छा से जो मान सकते हो वो मान लीजिए। बस एक बात का ध्यान रखना है कि नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए। ऐसा एंगल नहीं मानना जिसपे जो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो नॉट डिफाइन हो जाए। उसके अलावा आप कोई सा भी एंगल मानिए, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। तो यहाँ पे जैसा कि अपन को दे रखा है कोट, कोसेक वगैरह, तो मैं क्या करता हूँ 45 डिग्री मान लेता हूँ। 45 डिग्री पे सारा आसान सा ही होता है। तो 1 प्लस कोट 45 कितना होता है? 1 के बराबर होता है। कोसेक 45 कितना होता है? √2 के बराबर। इंटू 1 प्लस टेन 45 फिर से 1 और सेक 45 √2 माइनस। देखिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये तो आइडेंटिटी होती है जो कि हमेशा 1 के बराबर होती है। तो इसमें तो वैल्यू डालने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसको तो अपन डायरेक्ट जानते हैं 1 के बराबर। तो यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट ही -3 लिख देता हूं। तो ये बन गया अपने पास 2 + √2 इंटू, सॉरी कोई बात नहीं, चलिए 2 - √2, यहाँ पे मैं 2 - √2 लिख देता हूँ। 2 - √2 इंटू 2 + √2 -3। तो ये एक तरीके से आपके पास a + b इंटू a - b वाली फॉर्म बन गई। दैट इज इक्वल टू a² - b²। तो ये हो जाएगा 2² - √2 का स्क्वायर -3। 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2 -3। तो कितना हो गया? 4 - 2 2, 2 - 3 -1। तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई इसकी? ऑप्शन नंबर 2 दैट इज -1। अब यहाँ पे a की वैल्यू अगर आप 45 की जगह कुछ और भी डालते, जैसे कि 30 डालते या 60 डालते, तब भी आपके पास आंसर -1 ही आता। आंसर में कोई भी चेंज नहीं होता। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, यहाँ पे आप 0 या 90 मत डालिए, क्योंकि अगर 0 या 90 डालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बिकॉज 10 90 जो होता है वो नॉट डिफाइन होता है। इसी तरीके से कोट 0 जो होता है वो भी आपके पास क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। तो इस वजह से यहाँ पे 0 और 90 मत डालिए। 30 45 60 में से आप कोई सा भी डालेंगे तो आपके पास आंसर -1 ही आएगा। A mixture of 750 किलो of alloy of copper and tin contains 25% tin। देखिए 25% टिन है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं कॉपर और टिन का। अगर टिन की क्वांटिटी 25% है तो कॉपर की क्वांटिटी कितनी होगी? अपन जानते हैं कि कोई भी
चीज होती है, मिक्सचर होता है, उसको अपन 100% मान लेते हैं। अगर टिन उसमें 25% है तो कॉपर उसमें हो जाएगा 75%। इनका रेशियो अगर मैं लेना चाहूं तो ये 25 से 3 बार में, ये 1 बार में, 3:1 का रेशियो आ गया। अब अपन से बोला जा रहा है हाउ मच टिन मस्ट बी एडेड सो दैट इट बिकम्स 70% ऑफ द मिक्सचर। इसमें कितना टिन मिलाया जाए कि जो टिन है वो पूरे मिक्सचर का 70% बन जाए। तो नया रेशियो क्या हो जाएगा, नया रेशियो हो जाएगा 70% और ये हो जाएगा 30%। कॉपर घट के कितना हो गया 30% रेशियो में, सॉरी परसेंटेज में। क्वांटिटी सेम रहेगी क्योंकि कॉपर को कुछ भी नहीं छेड़ा गया, कॉपर पहले जितना था अभी भी उतना ही है, अपन ने सिर्फ और सिर्फ टिन को मिलाया है। तो क्वांटिटी तो कॉपर की उतनी ही रही लेकिन परसेंटेज में वो घट गया क्योंकि टिन जो है वो परसेंटेज में बढ़ गया। तो यहां पे अगर मैं रेशियो की बात करूं तो 3 और ये 7, 3:7 का रेशियो। यहां पे आप देखिए जैसा कि मैंने बोला कॉपर को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की गई, कॉपर पहले जितना था अभी भी उतना ही है। तो मैं बोल सकता हूं कि रेशियो में भी कॉपर सेम यूनिट रहना चाहिए। यहां पर कॉपर 3 यूनिट है, यहां भी 3 यूनिट है। तो देखिए आप कॉपर दोनों जगह सेम यूनिट है। अगर सेम है तो अच्छी बात है, अगर सेम नहीं होता तो फिर अपन को सेम करना पड़ता, लेकिन सेम है तो अच्छी बात है। तो अपन यहां पे क्या कर सकते हैं, देखिए 1 से 7 मतलब कितना यूनिट बढ़ गया टिन, 6 यूनिट बढ़ गया। यहां पे आप देखिए मेरे को पूरा मिक्सचर दिया गया था 750 किलो। अगर मैं रेशियो में मिक्सचर की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 3 यूनिट कॉपर और 1 यूनिट टिन मिला के कितना हो गया, 3 + 1 4। दैट मीन्स कि 4 यूनिट की वैल्यू अपन कह सकते हैं 750 हो गई। तो 6 यूनिट की वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। इसको 2 से काट दीजिए, 2 से 2 बार में, 2 से ये कितनी बार में हो गया, 2 से 3 बार में, फिर 7 बार में, 5 बार में, 375। देखिए 2 यूनिट की वैल्यू आ गई 375। 2 का 6 होता है 3 टाइम्स, तो 375 का 3 टाइम कर लीजिए। 5 3 15 की 5, 1 कैरी चला गया, 7 3 21 और 1 22, 2 कैरी चला गया, 3 3 9 और 2 11, 1125। इसका मतलब ये हुआ है कि टिन को अपन ने 1125 किलो मिलाया है, तब जाके टिन की जो क्वांटिटी वो 70% हो गई मिक्सचर की, और कॉपर की क्वांटिटी 30%। द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज एवरी अल्टरनेट ईयर बाय 15%। हर साल इंक्रीज और डिक्रीज होती है, मतलब एक साल इंक्रीज होती है, अगले साल डिक्रीज, फिर उसके अगले साल वापस इंक्रीज, फिर उसके अगले साल वापस डिक्रीज। इस तरीके से सिलसिला चलता रहता है। बोला गया है इफ इट स्टार्टेड विथ एन इंक्रीज इन 2012, 2012 में इंक्रीज हुई थी, तो इस तरीके से 2015 के बिगिनिंग में कितना परसेंट का ओवरऑल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो देखिए 2012 में इंक्रीज हुई, तो 2012 में कितनी इंक्रीज हुई, 15% इंक्रीज हुई। 2012 के बाद 2013 में डिक्रीज हुई, क्योंकि एक साल इंक्रीज होती है, एक साल डिक्रीज होती है। तो अगर 12 में इंक्रीज हुई है तो 13 में डिक्रीज होगी, कितनी होगी, 15% ही। फिर 2014 में इंक्रीज हुई, कितनी, 15%। अब आप देखिए क्या मैं इसमें 2015 को भी काउंट करूं, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि बोला गया है 2015 की बिगिनिंग में, मतलब 2015 की शुरुआत में ही बोला गया है। अगर 2015 के एंड में बोला जाता तो फिर अपन को यहां पे 2015 भी काउंट करना होता, लेकिन 2015 की स्टार्टिंग में बोला गया है, इस वजह से आप 2015 को यहां पे काउंट नहीं कर सकते। तो यहां पे एक तरीके से आपको इंक्रीज और डिक्रीज निकालना है। ओवरऑल इंक्रीज या डिक्रीज निकालने के लिए फॉर्मूला अपन जानते हैं। अगर 3 नंबर से, तो उसमें फॉर्मूला अपन लगाते हैं x1 + x2 + x3 प्लस x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x3 x1 बाय 100 प्लस x1 x2 x3 बाय 10,000। यहां पे x1 x2 x3 अपन को उनके साइन के साथ लेना है। अगर इंक्रीज है तो प्लस साइन और डिक्रीज है तो माइनस साइन। तो बस आप वैल्यू पुट करते जाइए, ये +15, ये -15, ये +15, प्लस x1 इंटू x2 मतलब +15 इंटू -15 कितना हो जाएगा, -225। फिर x2 इंटू x3 मतलब -15 इंटू +15 दैट इज ऑल्सो -225। फिर x3 इंटू x1 मतलब +15 इंटू +15 दैट इज +225 बाय 100 प्लस 15 इंटू 15 इंटू 15 तो कितना होता है, 225 इंटू 15 दैट इज आई थिंक 3375, यही होता है मेरे हिसाब से।
एक बार चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 15 का 5 बार में 75, 7 कैरी चला गया, 15 दूनी 30, दैट इज 37, 3 कैरी चला गया तो 3375। अब यहाँ पे देखिए प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस इंटू प्लस इज आल्सो माइनस, तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, डिवाइड बाई 10,000। सोल्व कर लीजिए इसको, आसान सी चीज है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। 15 से तो 15 कैंसिल आउट हो गया, एक 15 रह गया आपके पास। इसी तरीके से एक 225 से तो एक 225 कैंसिल आउट हो गया, माइनस 225 बटा 100 मतलब माइनस 2.25, और यहां पे हो जाएगा माइनस 0.3375। देखिए 15 में से अगर मैं 2.25 घटाता हूं तो मेरे पास कितना बचता है, ये बचता है 12.75। 12.75 में से और आपने थोड़ी सी क्वांटिटी घटाई है तो ओवरऑल क्या रह जाएगा, ये लगभग 12.41 रह जाएगा। और यहां पे अपन देख सकते हैं कि ओवरऑल क्वांटिटी जो है वो प्लस में आई है, एडिशन मतलब प्लस साइन के साथ आई है, तो मैं बोल सकता हूं इंक्रीज हुआ है 12.41% का। जब कभी भी अगर यहाँ पे क्वांटिटी प्लस में आ रही है दैट मींस इंक्रीज हुआ है, अगर क्वांटिटी ओवरऑल माइनस साइन के साथ आती तो फिर डिक्रीज माना जाता, लेकिन प्लस में आ रही है तो ओवरऑल इंक्रीज हुआ है, और कितने का हुआ है, 12.41% का। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो एक आसान सा सवाल है, 1/4 इंटू 4/3, और डिवाइड को बदल के अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई के साइन अगर करना है आपको तो पीछे वाले नंबर को रेसिप्रोकल करना होगा, दैट मींस 5/3 की जगह क्या रह जाएगा, 3/5, और प्लस 1/2 ऐसे की ऐसे ही रहेगा, क्योंकि जब कभी भी आप साइन को चेंज करें तो उसके जस्ट पीछे वाली चीज को ही रेसिप्रोकल करें, उसके बाद की चीजों को कोई मतलब नहीं है, उनको एज इट इज आपको रखना है। तो 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, यह आपके पास बन गया 1/5 प्लस 1/2। 1/5 का मतलब होता है 0.2, और 1/2 का मतलब होता है 0.5, दैट इज इक्वल टू 0.7। ऑप्शन नंबर 1। What is the length of the arc of a circle whose radius is 35 centimeter and whose arc subtends an angle of 72 degree at the center of the circle? तो देखिए अपन को लेंथ बतानी है सर्किल की, मतलब आर्क ऑफ सर्किल की, रेडियस दे रखी है और एंगल अपन को दे रखा है। अगर सब कुछ अपन को दे रखा है तो बस कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सर्किल अपन जानते हैं θ/360 इंटू 2πr। तो यहां पे थीटा अपन को दे रखा है 72 डिग्री, इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितनी 35। तो देखिए 72 का 5 बार में हो जाता है 360, 5 इंटू 7 35, 35 से 35 कटा गया तो 22 इंटू 2 44, दैट इज 44 सेंटीमीटर। एक आसान सा सवाल है, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है आपको, आसानी से आप इसको कर सकते हो। If sin alpha equal to 5/13, then the value of this, इसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी। तो देखिए यहां पे अगर आप कोस अल्फा और कोसेक और कोट इनको कोस साइन में चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अपन जानते हैं कि साइन अल्फा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो मैं बोल सकता हूं कि 5 हो गया अपने पास परपेंडिकुलर और 13 हो गया हाइपोटेनियस, तो यहां से बेस आ जाएगा। बेस कितना हो जाएगा, अपन जानते हैं 5, 12 और 13 ये ट्रिपलेट होती है, तो उसके हिसाब से बेस कितना हो गया, 12 हो गया। कोस अल्फा डायरेक्ट अपन जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस 13 है और बेस 12 है तो 12/13 इंटू कोसेक अल्फा, कोसेक तो साइन का अपोजिट हो जाता है, या आप बोलना चाहे तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, दैट इज 13/5 इंटू कोट अल्फा। कोट मतलब क्या होता है, कोस बटा साइन, या बोलना चाहे तो आप ये बोल सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना 12, परपेंडिकुलर 5, तो 13 से तो 13 कट गया, 12 इंटू 12 144, 5 इंटू 5 25, तो 144/25, ऑप्शन नंबर 1। एक पाई चार्ट अपन को दे रखा है, चलिए पाई चार्ट से क्या पूछ रहा है अपन से, फाइंड द सेंट्रल एंगल फॉर द बुक इन स्टोर एस। सेंट्रल एंगल बताना है स्टोर एस के लिए। तो देखिए जब कभी भी परसेंटेज से डिग्री में चेंज करने के लिए बोला जाए तो एक आसान सा तरीका है, बस कुछ नहीं करिए, 100 से करिए डिवाइड और 360 से करिए मल्टीप्लाई। परसेंटेज से डिग्री में चेंज करने के लिए बोला जा रहा है तो क्या करना है, 100 से डिवाइड और 360 से मल्टीप्लाई। तो 34% को 100 से तो करा डिवाइड और 360 से करा मल्टीप्लाई, बस
इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। ये जो टोटल नंबर ऑफ बुक्स दे रखे हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपन परसेंटेज से डिग्री या डिग्री से परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं, उसके लिए नंबर की कोई जरूरत नहीं होती। तो यहां पे बस इसको सोल्व करना है। 0 से तो 0 गया, 2 से 5 बार में, 2 से 17 बार में, और 5 से कितनी बार में, 5 का 7 पंजे 35, 7.2। तो 17 इंटू 7.2, 17 दूनी हो गया 34 की 4, 3 कैरी चला गया। 17 का 7 बार में 119, 119 और 3 122, तो 122.4 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिए, अगर परसेंटेज से डिग्री में जाना है तो क्या करना है, 100 से तो डिवाइड और 360 से मल्टीप्लाई। और अगर डिग्री से परसेंटेज में जाना है तो क्या करना है, 360 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई। बस इतना करना है और कुछ भी नहीं करना। आशु कैन रो 7.5 किलोमीटर एन आवर इन स्टिल वाटर। 1 घंटे में 7.5 किलोमीटर चलता है आशु स्टिल वाटर में। 1 घंटे में 7.5 किलोमीटर चलने का मतलब है कि उसकी स्पीड हो गई 7.5 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर मतलब रुके हुए पानी में, तो रुके हुए पानी में जब अपन चलते हैं तो स्पीड को अपन मानते हैं S1, तो S1 इक्वल टू आ गया 7.5 किलोमीटर पर आवर। आगे बोला जा रहा है ही फाइंड्स दैट इट टेक्स 4 टाइम्स एज मच टाइम टू रो अप स्ट्रीम एज इट टेक्स टू रो डाउन स्ट्रीम। मतलब डाउन स्ट्रीम में चलने में जितना समय लगता है उसका 4 गुना समय लगता है अप स्ट्रीम में। तो यहां से अपन टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का, टाइम टेकन इनटू डाउन स्ट्रीम और टाइम इन अप स्ट्रीम। तो देखिए बोला जा रहा है डाउन स्ट्रीम में जितना समय लगता है उसका 4 गुना लगता है अप स्ट्रीम में। अगर मैं मानूं कि डाउन स्ट्रीम में 1 घंटा लगता है तो अप स्ट्रीम में कितना लगेगा, 4 घंटा। तो इनका रेशियो हो गया 1:4 का। अब आप देखिए डाउन स्ट्रीम जाओ या अप स्ट्रीम जाओ, डिस्टेंस बराबर होगा। मतलब मैं बोलूं कि भैया ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहा हूं या बी पॉइंट से ए पॉइंट जा रहा हूं, डिस्टेंस बराबर रहेगा। तो जब कभी भी डिस्टेंस बराबर होता है तो स्पीड का जो रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। मतलब आप बोल सकते हो कि अगर टाइम का रेशियो 1:4 का है तो स्पीड का रेशियो जो है वो 4:1 का हो जाएगा। अगर ये 1:4 का है तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:1 का। देखिए स्पीड इन डाउन स्ट्रीम अपन मानते हैं S1 प्लस S2 और अप स्ट्रीम में मानते हैं S1 माइनस S2, दैट इज इक्वल टू 4/1। तो यहां पे अपन को S1 तो दे ही रखा है 7.5, S1 डाल लेते हैं। अपन से स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पूछ रहा है जिसी को अपन S2 बोलते हैं, तो S1 की वैल्यू 7.5 डाल दीजिए तो S2 निकल जाएगा आपके पास। और नहीं तो एक काम आप कर सकते हैं, यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के S1/S2 निकाल सकते हैं। कंपोनेंडो डिविडेंडो कैसे लगाते हैं अपन, यहाँ पे सबसे पहले तो S1 प्लस S2 में S1 माइनस S2 ऐड करेंगे तो S2 से S2 गया तो 2S1 बाय। अब नीचे S1 प्लस S2 में से S1 माइनस S2 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो S1 से S1 चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 2S2। सेम चीज आपको यहाँ पे परफॉर्म करनी है। यहाँ पे अपन ने ऊपर में पहले प्लस किया था तो 4 + 1 5, फिर नीचे में माइनस किया था 4 - 1 3, 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया तो S1/S2 आ गया 5/3। अब देखिए S1 आपके पास है 7.5, तो S2 आप निकाल लीजिए, S2 कितना हो जाएगा, तो S2 इक्वल टू हो जाएगा 7.5 × 3/5। 2.5 से तो 3 बार में, 2.5 से 2 बार में, तो 3 3 9/2, दैट इज इक्वल टू 4.5। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हो जाएगी 4.5 किलोमीटर पर आवर। ऑन अकाउंट ऑफ कोरोना वायरस 5% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज डाइड। कोरोना वायरस की वजह से 5% पॉपुलेशन जो है गांव की वो मर गई। आउट ऑफ द रिमेनिंग पॉपुलेशन 20% फ्लेड ड्यू टू पैनिक। और जितने लोग बचे, कितने बचे, अगर मैं टोटल पॉपुलेशन को 100% मानूं तो उसमें से 5% तो मर गई। तो अब कितना बचा, अब बचे 95%। इस 95% में से 20% लोग भाग गए। 95% का 20%, तो 95% का 20%, दैट मीन्स कि अब कितने लोग बचे गांव में, 80% ऑफ 95%। और 80% ऑफ 95% की वैल्यू अपन को दे रखी है 4655। बोला जा रहा है कि अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन 4655 है तो कोरोना अटैक से पहले विलेज की कितनी पॉपुलेशन थी यह बताना है।
दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि अब जो 80% ऑफ 95% बची वो इक्वल टू हो जाएगी 4655 के बराबर। और कोरोना अटैक से पहले अपन ने पॉपुलेशन मानी थी 100%, तो 100% की वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 से 4 बार में, 20 से 5 बार में, 5 का 19 बार में, 19 से इसको काट लीजिए, 19 दूनी 38, ये हो गया 85, 19 का 4 बार में 76, फिर हो गया 95, 19 का 5 बार में 95। तो देखिए यहां से 4% की वैल्यू अपने पास आ गई 245। अपन को क्या निकालना है? अपन को निकालना है 100% की वैल्यू। तो 4 का ये होता है 25 बार में, तो 245 का 25 टाइम्स कर लीजिए आप। 25 पंजे 125, 12 कैरी चला गया, 25 चौको 100, दैट इज 112, 11 कैरी चला गया, 25 दूनी 50 और 11 61। तो कोरोना अटैक से पहले विलेज की पॉपुलेशन थी 6125। If sin x plus sin y equal to a and cos x plus cos y equal to b, then find the value of this। देखिए यहां पे अगर आप इसको कुछ फॉर्मूले वगैरह से करने जाएंगे तो अच्छा खासा समय आपका खराब होगा। तो अपन क्या करते हैं, इसमें x और y की कुछ वैल्यू डाल देते हैं और उन x और y की वैल्यू पे a और b की वैल्यू भी निकाल लेंगे, उसको फिर अपन ऑप्शंस में डाल देंगे। तो जैसे यहाँ पे मेरे को सबसे बढ़िया वैल्यू दिखती है, वो दिखती है 45 डिग्री, क्योंकि 45 के लिए ये सब कुछ बराबर हो जाएंगे। तो x और y दोनों को ही 45 डाल दो, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 45। तो यहां से देखिए साइन 45 1/√2 प्लस कोस 45, सॉरी साइन 45 फिर से 1/√2। तो a इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 1/√2 प्लस 1/√2, दैट इज 2/√2, दैट इज इक्वल टू √2। सेम तरीके से यहाँ पे कोस 45 भी 1/√2, तो b इक्वल टू भी हो जाएगा √2 के बराबर। तो a और b √2 आ गए। अब यहाँ पे अपन को x 45 डाला था अपन ने, तो जो अपन को निकालना है उसमें भी 45 डाल देते हैं। निकालना क्या है, साइन x इंटू साइन वाई, तो साइन 45 इंटू साइन 45 प्लस कोस 45 इंटू कोस 45। तो 1/√2 इंटू 1/√2 प्लस 1/√2 इंटू 1/√2, तो ये हो गया 1/2 प्लस 1/2, दैट इज इक्वल टू 1। चलिए अब ऑप्शन से चेक करते हैं कि कौन से ऑप्शन में अपन को 1 मिल रहा है। तो यहां से a और b को अपन को √2 डालना है। तो a और b अगर √2 है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि बराबर हो गए। तो यहां से तो आ गया -2/2 1। a √2, तो a स्क्वायर कितना हो गया 2, तो 2 और 2 4, 4 माइनस 1 3, तो 3/2। फिर 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6/2 3, 2 और 2 4, 4 में से 2 गया 2, 2/2 1। तो यहां पे आप देख सकते हैं चारों ऑप्शन अपने पास अलग अलग है, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन आसानी से आंसर बता सकते हैं। अपना आंसर आया था 1, और 1 कौन से ऑप्शन में आया, ऑप्शन नंबर 4 में। तो यही अपना आंसर हो गया। इस तरीके की क्वेश्चंस में ये काम करना सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि इससे आंसर एक तो जल्दी आ जाता है, कोई ज्यादा सोचना नहीं पड़ता आपको। अगर आप यहाँ पे कुछ डायरेक्ट प्रूफ करने का सोचते तो अच्छा खासा समय लग जाता। The volume of a cube is 4 times the volume of a cuboid। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब जो है वो 4 टाइम है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड इंटू साइड का क्यूब, दैट इज ए क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको दे रखी है 32 8 और 4, तो 32 इंटू 8 इंटू 4, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो यहां से ए क्यूब इक्वल टू आ गया 32 को अपन लिख सकते हैं 4 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 4। तो यहां से a इक्वल टू कितना आ गया, तो देखिए आप बोल सकते हो कि भैया 4 3 बार है, 4 का क्यूब, तो 1 4 रह जाएगा, इंटू 8 होता है 2 का क्यूब, और ये भी 8 2 का क्यूब, तो 2 इंटू 2, तो 4 दूनी 8 दूनी 16। तो साइड हो गई क्यूब की 16 के बराबर। अपन से पूछ रहा है रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब टू दैट ऑफ द क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो 6 इंटू साइड, साइड कितनी है 16, तो 16 स्क्वायर डिवाइड बाय क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ मतलब 32 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 4
प्लस 4 × 32। तो यहां पे सबसे पहले तो 2 से मैं 3 बार में काट सकता हूं, तो ये हो गया अपने पास 3 × 16² हो गया 256। यहां पे आप देखिए नीचे 32 कॉमन ले सकते हैं सब में से। 32 अगर आप कॉमन लेंगे तो इधर 8 रह गया, ये तो 1 रह गया और ये 4 रह गया। 32 से इसको काट सकते हैं आप। 32 का कितनी बार में कट जाएगा ये? 32 का 8 बार में कट जाएगा। तो ये हो गया 8 × 3 = 24 डिवाइड बाय 8 और 1 9, 9 और 4 13, तो 24/13। दैट इज रेशियो कितना आ गया? 24:13 का। A 255 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 km/h. इट क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 745 मीटर इन। तो देखिए प्लेटफॉर्म कितनी देर में क्रॉस करेगी ये ट्रेन अपन से पूछा जा रहा है। तो आसान सा क्वेश्चन होता है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन, बस यही अपन को करना है। तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है 745 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन है 255 मीटर में, ये पूरा जो अपन को है मीटर में डिवाइड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो km/h में, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 18 का 4 बार में, ये मीटर पर सेकंड में आ चुका है। 18 का 4 बार में 4 पंजे 20, ऊपर कितना हो जाएगा 5 और 5 10 की 0, एक कैरी चला गया। 5 और 5 10 की 0, एक कैरी चला गया। 7 और 2 9 और 1 10, तो 10,000/20। 20 से कितनी बार में? 50 बार। दैट मीन्स कितना हो गया ये? 50 सेकेंड। तो 50 सेकेंड में ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से क्रॉस कर देगी। चलिए एक पाई चार्ट दे रखा है अपन को, ये पाई चार्ट अपन को डिग्री में दे रखा है। फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। एजुकेशन के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर है ये अपन को बताना है। तो उसके लिए अपन को ऊपर दे रखा है कि फैमिली सेव्स 8,000 पर मंथ। फैमिली जो है हर महीने 8,000 रुपए बचाती है। अगर मैं बात करूं सेविंग कितनी है, तो सेविंग जो है डिग्री में है 60 डिग्री। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि 60 डिग्री की वैल्यू मेरे को 8,000 दे दी। और मुझसे पूछ क्या रहा है? एजुकेशन। एजुकेशन है ये वाला येलो कलर का, दैट इज 30 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूं कि मुझसे 30 डिग्री की वैल्यू पूछी जा रही है। तो 60 डिग्री का 8,000 है, तो 30 डिग्री का कितना हो जाएगा? आप बोल सकते हो ये है मल्टीप्लाई बाय हाफ, तो इसको भी आप मल्टीप्लाई बाय हाफ कर दीजिए। तो 8,000 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4,000। दैट मीन्स 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4,000 के बराबर। चलिए सिंप्लीफिकेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में अपन लिख लेते हैं। तो 12 प्लस 3 3 9 और 2 11/3 डिवाइडेड बाय 4 × 1 4 और 3 7/4 डिवाइडेड बाय 5 को 20 और 1 21/4 मल्टीप्लाई 5 3 15 और 3 18/5 डिवाइड 4 दूनी 8 और 1 9/2 ओवरऑल डिवाइड बाय 3 × 1 3 और 1 4/3 इंटू 5 पंजे 25 और 1 26/5। या चलिए अब इसको अपन को जैसे सोल्व करते हैं बोर्ड मास से वैसे ही सोल्व करना है, कुछ भी नया नहीं है। सबसे पहले जो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट है उसमें चलेंगे। सबसे अंदर वाला ब्रैकेट कौन सा है? ये पेरेंथेसिस। ये पेरेंथेसिस सबसे अंदर है, तो इन पे अपन चलते हैं ये वाले। तो देखिए यहाँ पे डिवाइड हटाएंगे तो क्या करेंगे? पीछे वाली संख्या को रेसिप्रोकल कर देंगे, दैट इज रिवर्स कर देंगे। तो 2/9, 9 का 2 बार में, तो 2 दूनी 4/5, तो इस पूरे की वैल्यू आ गई 4/5। तो 21/4 इंटू 4/5 कितना हो गया? 4 से 4 गया, तो ये कितना आ गया? 21/5। फिर आगे है 7/4, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देता हूं, तो ये जो 21/5 है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट मीन्स 5/21। तो 7 से 3 बार में, तो 5/12। फिर आगे है 11/3 डिवाइड, तो फिर से डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन करा, तो पीछे वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा। पीछे वाला नंबर क्या है? 5/12। मतलब इस पूरे की वैल्यू अपने पास कितनी है? इस पूरे की वैल्यू जो है वो है अपने पास 5/12, तो उसका रेसिप्रोकल मतलब 12/5। 3 से 4 बार में, तो 44/5। चलिए तो अब अपने पास आ गया 12 प्लस 44/5 डिवाइड बाय, यहां पे तो कुछ भी नहीं है,
कैंसिल आउट तो कुछ नहीं होगा तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इक्वल टू, देखिए 12 पंजे 60, 60 प्लस 44 दैट इज 104, 104 बटा 5 डिवाइड बाय 4 बटा 3 इंटू 26 बटा 5, 5 से तो 5 कैंसिल आउट हो गया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 4 इंटू 26 जो होता है वो 104 ही होता है, तो ये 104 से 104 आपका पूरा पूरा चला गया, तो ये जो है ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये है 1/1/3, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3 के बराबर। एक पाई चार्ट अपन को दे रखा है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इफ 21,000 वाज स्पेंट ऑन फुटबॉल, फुटबॉल पे 21,000 रुपए खर्च किए जाते हैं, देन द मनी स्पेंट ऑन टेनिस एंड बास्केटबॉल टेकन टुगेदर। तो टेनिस और बास्केटबॉल, देखिए टेनिस है ये वाली येलो कलर की दैट इज 35 डिग्री, और बास्केटबॉल है ये 40 डिग्री, तो 35 प्लस 40 दैट इज 75 डिग्री। टेकन टुगेदर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंट ऑन हॉकी एंड क्रिकेट टुगेदर, हॉकी और क्रिकेट, तो हॉकी है ये वाला दैट मीन्स ये डार्क ब्लू दैट इज 94 डिग्री, और क्रिकेट है ये दैट इज 135 डिग्री। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 94 प्लस 135, 4 और 5 9, 13 और 9 कितना हो गया 22, 229 डिग्री। तो अपन से बोला जा रहा है कि टेनिस और बास्केटबॉल के ऊपर मिला के जो स्पेंड किया जाता है वो हॉकी और क्रिकेट का कितना परसेंटेज है। तो यहां पे अपन डायरेक्ट 75 डिग्री डिवाइड बाय 229 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 100%, परसेंटेज में अपन को फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहां पे अपन कर क्या रहे, यहां पे अपन सीधा सीधा टेनिस और बास्केटबॉल का जितना स्पेंड हुआ है उसको डिग्री में लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पे अपन को नंबर्स में निकालने की जरूरत नहीं है, मतलब रुपीज में निकालने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो निकाल सकते हैं क्योंकि फुटबॉल की वैल्यू अपन को दे रखी है, फुटबॉल है ये हल्का ब्लू दैट इज 42 डिग्री, तो मैं बोल सकता हूं कि 42 डिग्री की वैल्यू मेरे को 21,000 दे रखी है, तो उससे आप 75 डिग्री और 229 डिग्री आसानी से निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है, उतना करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपको परसेंटेज पूछा जा रहा है तो आप डायरेक्ट डिग्री में भी इसको लेके करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, तो डायरेक्ट आप 75 बटा 229 इंटू 100 लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 7500 बटा 229। अगर मैं कैंसिल आउट करना चाहूं तो सबसे पहले तो 229 से 3 बार में जाएगा 750, पूरा पूरा नहीं जाएगा लेकिन 3 बार में जाएगा, कितना होता है 229 का अगर मैं 3 बार में देखूं तो 200 का 3 बार में 600, और 29 का 3 बार में कितना हो गया 87, हाँ 87 दैट मीन 687, तो 3 बार में गया ये पहले तो 687। अब यहां पे अगर आप ऑप्शन से देखेंगे तो ये वाला और ये वाला तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो 3 है ही नहीं, ऑप्शन आपके पास 2 बचे, या तो ये होगा या ये होगा। अब इन दोनों में से कौन सा आपको लग रहा है, तो देखिए ये जो है 39.65 जो होता है वो 40 के करीब हो जाता है। अगर मैं 229 का 4 टाइम्स निकालूं तो 200 का 4 बार में 800, और 29 का 4 बार में कितना हो जाता है अपने पास 116, 116 प्लस 800 मतलब 916 हो गया, 750 से 916 काफी ज्यादा हो जाता है, तो मैं बोल सकता हूं कि 40 के नजदीक तो ये नहीं हो पाएगा, इसका मतलब ये 32.75 करीब ही होएगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 आप यहां पे लगा सकते हो, पूरा सोल्व करने की इसको जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेट अपन को आंसर चाहिए, और ऑप्शंस जो है वो काफी ज्यादा दूर दूर है, अगर ऑप्शंस नजदीक होते हैं तो फिर अपन इसको पूरा सोल्व करते हैं, लेकिन ऑप्शंस जब इतने दूर है तो पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप अप्रोक्सीमेट आंसर निकालिए और अपना काम कर दीजिए, बस हो गया आपका काम। चलिए आगे बढ़िए। The length of the largest possible rod that can be placed in a cubical room is 42√3। जब कभी भी क्यूबिकल रूम या क्यूब के अंदर लार्जेस्ट पॉसिबल रोड कुछ इस तरीके से चीजें आपको दी जाए तो इसका मतलब है कि जो क्यूब का डायगोनल है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है, क्योंकि जो लार्जेस्ट पॉसिबल रोड इस क्यूब के अंदर डाली जा सकती है वो होगी इसके डायगोनल के बराबर, मतलब कुछ इस तरीके से यहां तक मैं डाल सकता हूं, अगर मैं इस तरीके से कोई रोड डालूंगा तो वो लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ की रोड होगी, इससे बड़ी रोड अपन इसमें नहीं डाल सकते, और ये क्या होता है, ये होता है क्यूब का डायगोनल। क्यूब का डायगोनल आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, अगर क्यूब की साइड को ए माना जाए तो क्यूब का डायगोनल होता है √3a के बराबर, तो √3a इक्वल टू दे रखा है 42√3,
तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि क्यूब की साइड मुझे मिल गई 42 के बराबर। अपन से बोला जा रहा है द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर दैट फिट विद इन द क्यूबिकल रूम। तो लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर जो इस क्यूब रूम में फिट किया जा सकता है उसका सरफेस एरिया बताना है। देखिए जो लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर में इसमें डाल सकता हूं उसकी जो रेडियस होगी या उसका जो डायमीटर होगा वो इस क्यूब की साइड के बराबर हो जाएगा। कुछ इस तरीके से अपन यहां पे डालेंगे तो जो उसका डायमीटर होगा वो इस क्यूब की साइड के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स कि डायमीटर इक्वल टू हो जाएगा 42, तो रेडियस अपने पास हो जाएगी 21। तो जब कभी भी आपसे बोला जाए कि लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर जो इस क्यूब रूम में फिट किया जा सकता है तो सीधी सी बात है कि डायमीटर इक्वल टू साइड लेंथ आप कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा 21। तो यहां से सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 इंटू पाई हो गया 22/7 इंटू रेडियस स्क्वायर दैट इज 21 इंटू 21। 7 से तो 3 बार में, तो ये कितना हो गया 4 3 12, 12 दूनी 24, 22 में से मैं 11 अलग कर लिया क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है तो इस वजह से 11 से आखिरी में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 24 इंटू 21। 24 इंटू 21 अगर अपन करें तो देखिए 21 का 4 बार में हो जाता है 84, 8 कैरी चला गया और 21 दूनी हो गया 42, 42 और 8 50, तो 11 इंटू 504। अब देखिए 11 से मल्टीप्लाई करना काफी आसान होता है, इसके लिए एक ट्रिक भी होती है। ट्रिक क्या है, आसान सी ट्रिक है। तो यहां पे अपन क्या करते हैं, जब कभी भी 11 से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट सबसे पहले ऐसे की ऐसे ही लिख दीजिए 4। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए, 0 प्लस 4 4, फिर इन दोनों को ऐड कीजिए 5 प्लस 0 5। अब आपके पास कुछ भी नहीं रहा तो अब जो आखिरी डिजिट बची उसको फिर से लिख दीजिए 5 5 4 4, 5544। तो ये हो जाएगा आपके उस सबसे बड़े स्फीयर का सरफेस एरिया। ए डॉल इज मार्क फॉर ₹2500। डॉल की मार्क प्राइस अपन को दे रखी है 2500 के बराबर। ए कस्टमर पेज 1800 फॉर इट इफ द कस्टमर गॉट ए सीरीज ऑफ 2 डिस्काउंट एंड द रेट ऑफ द फर्स्ट डिस्काउंट इज 10% देन द रेट ऑफ सेकंड डिस्काउंट। देखिए 2 डिस्काउंट मिले कस्टमर को, एक डिस्काउंट तो 10% का है, दूसरा अपन को बताना है। तो एक आसान सा सवाल है, सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, मार्क प्राइस के ऊपर पहला डिस्काउंट डाल देते हैं। अगर 10% का डिस्काउंट मैं इसके ऊपर डालूंगा तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 2500 का 10% होता है 250, तो 2500 में से अगर आप 250 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2250। दैट मीन्स की वैल्यू निकल के आ गई 2250। लेकिन 2250 उसने नहीं दिया क्योंकि उसको एक और डिस्काउंट मिला, और डिस्काउंट निकलने के बाद जो वैल्यू उसने दी वो दी 1800 रुपए। तो मैं बोल सकता हूं कि डिस्काउंट कितने का मिला होगा। देखिए 2250 रुपए की जगह उसने 1800 रुपए दिए, दैट मीन्स 2250 माइनस 1800 दैट इज इक्वल टू 450। तो 450 रुपए का डिस्काउंट मिला कितने पे, 2250 पे। अब ये जो डिस्काउंट है ये 2500 पे नहीं मिला। अगर आप 2500 पे कैलकुलेट कर देंगे तो गलत कर देंगे, क्योंकि ध्यान रखिए सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने पहला डिस्काउंट दिया तो अब जो वैल्यू निकल के आई दूसरा डिस्काउंट उस पे दिया जाएगा, ओवरऑल वैल्यू पे नहीं दिया जाएगा। जो वैल्यू निकल के आई उसके ऊपर डिस्काउंट दिया जाएगा। तो वैल्यू क्या निकल के आई 2250, तो जो दूसरा डिस्काउंट दिया जाएगा वो 2250 के ऊपर दिया जाएगा, 2500 के ऊपर नहीं दिया जाएगा। तो 2250 के ऊपर 450 का डिस्काउंट है, तो कितना परसेंट का डिस्काउंट हो गया, यही अपन से पूछ रहा है। यहाँ पे निकाल लेते हैं उसको, 5 का 45 बार में, 5 का 2 बार में और 45 का 10 बार में, तो 10 दूनी 20। इसका मतलब जो सेकंड डिस्काउंट दिया गया वो कितने का दिया गया, वो 20% का दिया गया। ऑप्शन नंबर 1। ए बस कवर्स द फर्स्ट 50 किलोमीटर ऑफ इट्स जर्नी इन 40 मिनट्स एंड कवर्स द रिमेनिंग 75 किलोमीटर इन 40 मिनट्स। फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड अपन जानते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सबसे पहले तो 50 किलोमीटर, फिर 75 किलोमीटर, ये तो हो गया टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना लगा, तो शुरुआत में 40 मिनट लगे थे, फिर बाद में फिर से 40 मिनट लगे। तो यहां पे देखिए ये जो आपको दे रखा है ये किलोमीटर में, और जो आपके पास टाइम है ये है मिनट में। तो मिनट को अपन क्या करते हैं, आवर में चेंज कर लेते हैं, ताकि अपन को जो एवरेज स्पीड मिले वो किलोमीटर पर आवर में मिले, और अपन को निकालनी भी किलोमीटर पर आवर में ही है। तो मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ गया 25 प्लस
सॉरी 50 प्लस 75 125 इंटू 60/40 + 40 80, 20 से 3 बार में, 20 से 4 बार में। तो यहां से देखिए 125 इंटू 3 तो हो गया 375, 375/4 दैट इज इक्वल टू 4 का 9 बार में 36, 4 3 12, 93 3/4 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो एक आसान सा सवाल है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। यहां तो अपन को टाइम भी डायरेक्ट दे दिया। कभी कभार ऐसा होता है कि टाइम नहीं देके स्पीड देता है, तो फिर उस केस में अपन को टाइम निकालना पड़ता है। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, उससे अपन टाइम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे टाइम डायरेक्ट दे दिया तो डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इफ एल इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड वाई जेड ऑफ एक्स वाई जेड, चलिए एक एक्स वाई जेड बना लेते हैं ट्राइंगल। बोला जा रहा है कि जो एल है मिड पॉइंट है साइड वाई जेड का, मिड पॉइंट है कुछ इस तरीके से, तो इसको मैं ज्वाइन कर सकता हूं। तो यहां पे देखिए एल अगर मिड पॉइंट है तो एक्सएल क्या हो गया, एक्सएल हो गया मीडियन, क्योंकि मीडियन जो होता है वो साइड को बाइसेक्ट करता है, और मिड पॉइंट बोलने का मतलब यही है कि ये साइड बाइसेक्ट की जा रही है। तो जो अपन अगर एक्स को एल से ज्वाइन करेंगे तो एक्सएल एक तरीके से मीडियन का काम करेगा। एरिया ऑफ एक्स वाई एल अपन को दे रखा है 13 के बराबर, एक्स वाई एल का 13 है एरिया, देन दी एरिया ऑफ एक्स वाई जेड। तो इस पूरे ट्राइंगल का एरिया अपन से पूछा जा रहा है। तो देखिए मीडियन की एक प्रॉपर्टी होती है, मीडियन जो होता है ट्राइंगल को हाफ पार्ट में बाइसेक्ट करता है, मतलब बराबर पार्ट में बाइसेक्ट कर देता है। दैट मीन्स कि उनका एरिया भी बाइसेक्ट हो रहा है। अगर मैं बोलूं कि एक्सएल एक मीडियन है और इस मीडियन ने इस ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट किया है, तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर एक्स वाई एल 13 है तो एक्स एल जेड भी 13 है। तो मैं बोल सकता हूं कि पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 13 + 13 दैट इज इक्वल टू 26। चलिए एक टेबल अपन को दे रखी, क्या बोला जा रहा है, इन विच ईयर वाज द प्रोडक्शन ऑफ स्कूटर्स इन ऑल फैक्ट्रीज इक्वल टू द ईयरली एवरेज नंबर ऑफ स्कूटर्स प्रोड्यूस फ्रॉम 85 टू 89। तो कौन से साल में स्कूटर्स का प्रोडक्शन इक्वल हो जाता है टोटल के एवरेज के। तो टोटल कितना है, टोटल है 115, 108, 149, 102, 101, हर साल का टोटल अपन को दे रखा है। इनका एवरेज अपन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले एवरेज निकाल लेते हैं। 5 और 8 कितना, यहां से देख लेते हैं, 1 और 2 3, 3 और 9 12, 12 8 20, 20 और 5 25, 2 कैरी चला गया, तो 2 और 4 6, 6 और 1 7, 1 2 3 4 5, 575/5 एवरेज निकालेंगे। तो टोटल 5 साल है तो 5 से डिवाइड करना होगा, तो ये कितना हो गया 115, एवरेज आ गया 115। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं कि कौन से साल में टोटल जो है वो बराबर है एवरेज के, तो 115, तो वो कौन सा साल है, वो है 1985। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि 1985 में जो सारी फैक्ट्रीज का टोटल प्रोडक्शन होगा वो इन सारे साल के टोटल एवरेज के बराबर होगा। एवरेज कितना है 115। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इस तरीके के सवाल में डायरेक्ट थीटा की वैल्यू डालिए, क्योंकि जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं वो एक नॉर्मल नंबर्स दे रखे हैं, या आप कह सकते हैं इंटीजर दे रखे हैं। इंटीजर दे रखे हो या रेशनल नंबर्स दे रखे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नंबर दे रखा है तो डायरेक्ट अपन यहां पे थीटा की जो मन आए वो वैल्यू डाल सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि थीटा की वैल्यू डालने से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए। तो यहां पे थीटा की कौन सी वैल्यू अपन नहीं डाल सकते, वो वैल्यू नहीं डाल सकते जिसपे कोसेक थीटा या कोट थीटा नॉट डिफाइन हो जाता है। तो देखिए कोसेक थीटा जो है वो नॉट डिफाइन कब होता है, वो हो जाता है 0 पे, क्योंकि कोसेक थीटा 0 पे क्या होता है, इंफिनिटी हो जाता है या नॉट डिफाइन हो जाता है, तो 0 नहीं डाल सकते। इसके अलावा और क्या नहीं डाल सकते, कोट थीटा नॉट डिफाइन कब होता है, कोट थीटा भी 0 पे ही नॉट डिफाइन होता है, तो इसका मतलब मैं 0 नहीं डाल सकता, उसके अलावा बाकी सब में डाल सकता। तो आप जो चाहे वो डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सबसे अच्छा तो क्या है 45 डाल देते हैं। चलिए कोसेक 45, कोसेक 45 क्या होता है, √2 होता है इंटू 1 माइनस कोस 45 1/√2, कोसेक 45 फिर से √2 और कोट 45 1। तो देखिए यहाँ पे √2 आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा √2 - 1 बाय √2, और आगे में एक √2 है इंटू √2 + 1। तो ये √2 से तो √2 गया, ये हो गया a - b इंटू a + b दैट इज a² - b²। तो √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 2 - 1 = 1। तो इस पूरे की ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई, 1 के बराबर आ गई।
अब यहाँ पे आप थीटा की कोई और वैल्यू डालते तब भी आपका आंसर 1 ही आता, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। What annual installment will discharge a debt of rupees 10,192 ड्यू इन 3 years at 10% सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है, इंस्टॉलमेंट अपन को बतानी है। इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन सीजीएल वाले तो नहीं पूछते, लेकिन सीपीओ वाले पूछते हैं। 2023 का पेपर अगर आप करे होंगे तो 2023 में भी इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन आए। इसका मतलब इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन आपको करके जाने चाहिए थे। अगर आप 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन करके जाइए, सीपीओ इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए इंस्टॉलमेंट का फंडा क्या होता है। सबसे पहले तो इंस्टॉलमेंट का मतलब यह होता है कि जैसे अगर मैंने 3 साल के लिए कोई अमाउंट लिया तो हर साल मैं इंस्टॉलमेंट जमा करूंगा। तो पहले साल पे जो मैंने इंस्टॉलमेंट दी तो बैंक क्या करेगा, उस अमाउंट को किसी और को ब्याज पे दे देगा, और 2 साल पे जितना ब्याज उस पे आएगा बैंक ये मान के चलेगा कि मैंने वो पैसा दिया है। असली में मैंने कितना पैसा दिया होगा, मैंने इंस्टॉलमेंट का पैसा दिया होगा। इसको और अच्छे से अपन समझ लेते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को अपन क्या करते हैं, अपन मान लेते हैं कि पहली इंस्टॉलमेंट अपन ने दी 100 रुपए की, मतलब पहले साल पे जो इंस्टॉलमेंट दी गई है वो दी गई है 100 रुपए की। तो अब आप देखिए 10% सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए इस पे ब्याज मिलेगा। 2 साल के लिए ही क्यों मिलेगा, क्योंकि टोटल साल है 3 साल। पहले साल के एंड पे अगर दी तो अब केवल 2 साल ही बचे, तो बैंक जो है 2 साल के लिए ही किसी और को दे पाएगा। तो 2 साल के लिए बैंक ने 100 रुपए किसी और को दिए 10% सिंपल इंटरेस्ट पे, तो कितने रुपए का इंटरेस्ट मिला, टोटल मिला 20 रुपए का इंटरेस्ट। तो मैं बोल सकता हूं कि बैंक को जो 20 रुपए का इंटरेस्ट इस पे मिला, बैंक ये मान के चलेगा कि वो 20 रुपए अपन ने ही दिए। तो अपन ने एक तरीके से पहले साल में कितने रुपए दे दिए, 120 रुपए दे दिए, लेकिन असलियत में कितने दिए, असलियत में 100 रुपए दिए। फिर अगले साल फिर से मैं 100 रुपए दूंगा। अब आप देखिए टोटल 3 साल है, दूसरे साल के एंड पे दिए तो कितना टाइम बचा, 1 साल बचा। इसका मतलब अब बैंक 1 साल के लिए ही इसको लोन पे दे पाएगा। तो 1 साल के लिए 10% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 10 रुपए मिलेगा। फिर तीसरे साल फिर से मैं 100 रुपए दूंगा, लेकिन 3 साल का ही लोन पीरियड था और तीसरे साल के एंड पे अपन ने 100 रुपए दिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब बैंक इसको आगे नहीं दे पाएगा, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा, टाइम पूरा खत्म हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि बैंक ये मान के चलेगा कि 3 साल में अपन ने टोटल 100 प्लस 100 प्लस 100 300, 300 प्लस 30 330 रुपए दिए। लेकिन असलियत में अपन ने 3 साल में कितने रुपए दिए, 100 प्लस 100 प्लस 100 300 रुपए दिए, लेकिन बैंक क्या मानेगा, 330 रुपए मानेगा। और ये 330 रुपए की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, टोटल अमाउंट जो देना था वो कितना देना था, 10,192, इसके बराबर हो जाएगी। तो यहां से अपन को इंस्टॉलमेंट पूछी जा रही है। इंस्टॉलमेंट अपन ने कितनी मानी थी, 100 रुपए की। 330 रुपए की वैल्यू अगर 10,192, तो 100 रुपए की वैल्यू क्या होगी, ये अपन से पूछा जा रहा है। 33 से इसको काट लेते हैं, 33 से 10 बार में, 33 से ये कितनी बार में चला जाएगा। देखिए सबसे पहले तो 33 से 3 बार में 99, 29 हो गया, तो एक जीरो डालेंगे तो 292। 33 का 9 बार में कितना हो जाता है, 9 बार में हो जाता है अपने पास 9 3 27, और 30 इंटू 9 270, 270 प्लस 27 दैट इज 297, 297 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 292 आया है, मतलब मैं बोल सकता हूं कि 309 से थोड़ा छोटा ही होगा ये। तो आप इसको जो है 308.8 कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं, 308.8 या 308.9 इस तरीके से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 10 की वैल्यू आ गई 309, अभी के लिए मैं 10 की वैल्यू 309 बोल देता हूं। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना है 100, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 3090। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि 309 से थोड़ा छोटा होगा, तो ये 3090 से थोड़ा छोटा ही होगा। अगर आप उस हिसाब से अपन ऑप्शन देखें तो ऑप्शन आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ऑप्शंस फिर से दूर दूर है, तो इस वजह से अपन अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। तो यहां पे मैंने क्या किया, अप्रोक्सीमेशन लिया। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 35% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस जो है आर्टिकल की वो 35% ज्यादा है, तो ओवरऑल मार्क प्राइस कितनी हो गई, 135% ऑफ कॉस्ट प्राइस। 35% ज्यादा बोलने का मतलब होता है 135%। इफ ए डिस्काउंट ऑफ 15% इज गिवन देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट। देखिए 15% का अगर डिस्काउंट दिया गया है तो सेलिंग प्राइस कितनी बनेगी,
तो मार्क प्राइस पे 15% का डिस्काउंट दिया, दैट मींस की ओवरऑल वैल्यू कितनी बन गई 85%। इसकी मार्क प्राइस की, मार्क प्राइस है 135/100 इंटू कॉस्ट प्राइस, इसकी 85%। तो यहां से जो कटे वो तो काट लेते हैं, 5 से 27 बार में, 5 से 20 बार में, 5 से 17 बार में, 5 से 20 बार में। तो यहां पे अगर मैं रेशियो निकालना चाहूं सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, तो क्या रेशियो हो जाएगा? तो देखिए आप 20 इंटू 20 400, दैट मीन्स की कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो अपने पास आ गया 400:17 इंटू 27, 17 का 7 बार में 119, 11 कैरी चला गया, 17 दूनी 34, 34 और 11 45, 459, 400:459। तो मैं बोल सकता हूं कि 59 रुपए का प्रॉफिट है, कितने पे? 400 पे। तो यहां से अपन परसेंटेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 59/4, तो 4 का एक बार में, 4 चौकू 16, दैट इज 14.3/4%। तो 14.3/4% का प्रॉफिट है। A merchant bought two watches for 9,000 each. He sold one watch at a loss of 10%. At what price should he sell the other watch to earn a profit of 18% overall? देखिए एक मर्चेंट है जिसने दो वॉचों को खरीदा 9,000 पे, दोनों ही वॉचें 9,000 की ही। एक वॉच को उसने 10% के नुकसान पे बेचा, तो दूसरे वॉच को वो कितने परसेंट के फायदे पे बेचे या कितने रुपए के प्रॉफिट पे बेचे, सो दैट कि ओवरऑल प्रॉफिट जो है 18% का हो। तो देखिए अगर पहली वॉच 10% के नुकसान पे बेची गई तो कितने रुपए में बेची गई? 9,000 रुपए की वॉच 10% के नुकसान पे बेची जाएगी, 10% मतलब 900, तो 9,000 माइनस 900 दैट इज 8,100। तो 8,100 पे बेचा गया। ये तो है कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। तो मैं मान लेता हूं कि दूसरी वॉच की कॉस्ट प्राइस भी 9,000 है, तो मैं मान लेता हूं कि दूसरी वॉच की सेलिंग प्राइस X है। तो यहां पे ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 18,000, और ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? X प्लस 8,100। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ है ओवरऑल? 18% का ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट है। तो यहां से आप निकाल सकते हैं X प्लस 8,100 माइनस 18,000 डिवाइड बाई 18,000 इंटू 100% इज इक्वल टू 18%। तो यहां पे मैंने कुछ भी नहीं किया, परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। तो वही फॉर्मूला मैंने यहां पे लगाया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ, चलिए ठीक है। तो ऊपर में तो आ गया अपने पास ये x माइनस 18,000 में से अगर आप 8,100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9,900 इज इक्वल टू 180 इंटू 18। ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, 18 इंटू 180 मतलब कितना हो गया? 18 का 8 बार में 144, 14 कैरी चला गया, 18 प्लस 14 32, 3240। तो यहां से x इक्वल टू निकल के आ गया अपने पास 3240 प्लस 9900, दैट इज 9 2 11 की एक कैरी चला गया, दैट इज 13,140। इसका मतलब जो सेकंड वॉच है वो उसको 13,140 रुपए में बेचनी पड़ेगी, तब जाके ओवरऑल प्रॉफिट जो है 18% का मिलेगा। 3 boys on an average are 25 years old and their age are in the ratio of 357. What is the age of youngest boy? देखिए इस तरीके का सेम सवाल एकदम सेम है, कोई डिजिट भी चेंज नहीं हुई, एकदम सेम सवाल 2023 सीपीओ में आया है, मैंने खुद ने कराया है। अगर आप 2023 सीपीओ करके गए होंगे तो आपको डेफिनेट बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अगर आप 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर से बोल रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने कर सकते हैं करिए, फायदा होता है, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्वेश्चन नहीं तो कम से कम कंसेप्ट तो रिपीट होते ही हैं, क्योंकि कुछ अलग है ही नहीं बनाने को, वही सब चीजें वही सब चीजें बस होता क्या है, डिजिट्स चेंज हो जाती है, कंसेप्ट वही रहता है। तो यहाँ पे देखिए एवरेज जो है वो 25 साल है, तो अगर मैं रेशियो में एवरेज निकालना चाहूं तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस 5 प्लस 7 दैट इज 15, 15/3 5। तो रेशियो में एवरेज आ गया 5, मतलब मैं बोल सकता हूं कि 5 की वैल्यू आ गई 25 साल। तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 साल। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5 साल। अपन से यंगेस्ट बॉय की एज पूछ रहा है, यंगेस्ट बॉय कौन सा होगा जिसका रेशियो सबसे कम है? किसका सबसे कम है? 3। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 3 की कितनी हो गई? 3 इंटू 5 दैट इज 15 साल। तो मैं बोल सकता हूं कि यंगेस्ट बॉय की एज हो गई 15 ईयर्स।
ए कॉपर स्पेयर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ डायमीटर 4 mm. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर इन सेंटीमीटर? देखिए कॉपर स्पेयर है जिसको अपन ने पिघला के एक वायर में बना दिया, तो अपन से वायर का लेंथ पूछा जा रहा है। तो एक तरीके से वॉल्यूम को ही अपन चेंज करते हैं। जब कभी भी पिघलाने की बात करके वापस नया बनाते हैं, मतलब मेल्टिंग और रिकास्ट की बात की जा रही है, तो हमेशा वॉल्यूम को चेंज किया जाता है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ पे? अगर डायमीटर 12 है तो रेडियस हो जाएगी 6, तो 6 इंटू 6 इंटू 6। दिस इज इक्वल टू, यहां पे जो वायर है, वायर हमेशा सिलेंडर की शेप में होता है, तो वायर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? दैट इज सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? अगर डायमीटर 4 है तो रेडियस हो जाएगी 2। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिए, यहां पे जो अपन ने स्फेयर का रेडियस लिया था वो सेंटीमीटर में लिया था, और जो वायर का रेडियस है वो है मिलीमीटर में। तो यूनिट सेम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर यूनिट सेम नहीं करी तो सारा गेम बिगड़ जाएगा। तो सबसे पहले यूनिट सेम कीजिए। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से डिवाइड कर दीजिए। मैं बोल सकता हूं रेडियस कितनी हो जाएगी? 2/10 सेंटीमीटर। तो पाई आर स्क्वायर एच, एच को मैं एच ही मान लेता हूं क्योंकि वही अपन को फाइंड आउट करना है। एक तरीके से लेंथ फाइंड आउट करनी है, दैट मींस हाइट फाइंड आउट करनी है सिलेंडर की, बस। तो पाई से तो पाई कैंसिल आउट, 3 से 2 बार में, ये 4 से 4 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से हाइट कितनी आ जाएगी? दैट इज लेंथ 6 चौको 36, 36 दूनी 72, और इंटू 100 दैट इज 7200, 7200 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3। अब ये जो हाइट आई आपके पास लेंथ, ये सेंटीमीटर में ही आई क्योंकि आपने यूनिट सेम कर दी थी। इधर भी सेंटीमीटर था और इधर भी सेंटीमीटर था, इस वजह से सेंटीमीटर में ही आएगी। तो यहां पे आप डायरेक्ट लगा सकते हैं 7200। चलिए एक टेबल आपको दे रखी है, बोला जा रहा है कि ये जो टेबल है वो नंबर ऑफ स्कूटर्स का प्रोडक्शन बताती है एक कंपनी के द्वारा शुरुआत के 6 महीने में। 6 महीने मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। यहाँ पे एक्स, वाई, जेड और टी टाइप के स्कूटर है, ये स्कूटर्स का टाइप है, और उनकी प्रोडक्शन आपको दे रखी है अलग अलग महीने की। बोला जा रहा है कि कौन से महीने में कंपनी जो है वो इक्वल नंबर के हर टाइप के स्कूटर प्रोड्यूस करती है, मतलब चारों टाइप में इक्वल नंबर ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस करती है। तो देख सकते हैं आप, बस कुछ भी नहीं करना, आंख खुली रख के इस टेबल को निहारना है। टेबल को निहारोगे आपका आंसर आ जाएगा। पहले ही महीने में ऐसा हो रहा है, पहले ही महीने में अगर आप देखेंगे तो एक्स टाइप के भी 25 स्कूटर है, वाई टाइप के भी 25 है, जेड टाइप के भी 25 है, और टी टाइप के भी 25 है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि चारों ही टाइप के सेम नंबर ऑफ प्रोडक्शन है। कौन से महीने में? जनवरी में। तो बस यही अपना आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी भी महीने में देखेंगे तो कोई ना कोई महीना ऐसा होगा जिसमें डिफरेंस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 महीने में सेम है लेकिन बाकी 2 में अलग अलग है। यहाँ पे तो चारों ही महीनों में अलग अलग है। मार्च में तो, अप्रैल की अगर मैं बात करूं तो फिर से चारों ही महीने में अलग अलग है। मई में 3 महीने में तो सेम है लेकिन 1 महीने में अलग है। इसी तरीके से जून में भी 2 महीने में तो सेम है लेकिन बाकी 2 में अलग अलग है। तो मैं बोल सकता हूं कि सिर्फ और सिर्फ जनवरी एक ऐसा महीना है जिसमें चारों ही टाइप के स्कूटर का सेम नंबर ऑफ प्रोडक्शन है। 2 circles with centers B and D have radii DA equal to 8 cm and BC equal to x cm। तो चलिए सबसे पहले तो 2 सर्किल बना लेते हैं। एक सर्किल तो ये हो जाएगा जिसका सेंटर है B, एक सर्किल इसी तरीके से यहां पे हो जाएगा जिसका सेंटर है D। बोला जा रहा है कि AC जो है टेंजेंट है दोनों सर्किल पे, इसका मतलब AC एक कॉमन टेंजेंट हो गई। अब बात यह है कि AC डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो चलिए इसके लिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इफ DB एंड AC इंटरसेक्ट एट द पॉइंट E। देखिए DB तो इन दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन हो जाएगी। अगर DB और AC आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब है कि AC को ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बनाना पड़ेगा। अगर AC को अपन ने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनाया तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगी। तो ये पॉइंट अपने पास हो जाएगा BC मतलब C, और ये पॉइंट हो जाएगा DA मतलब A। तो यहां से BC तो है x के बराबर और DA है 8 के बराबर। ये दोनों लाइनें जो है पॉइंट E पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसके अलावा अपन को AE इक्वल टू 12 और EC इक्वल टू 18 दे रखा है। AE 12 है और EC 18 है। पूछ रहा है x की वैल्यू। तो देखिए यहां पे AC जो है एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला अपन जानते हैं, लेकिन अगर उस फॉर्मूले को अपन लगाने गए
तो उसके लिए बीडी की जरूरत पड़ेगी जो कि अपने पास नहीं है। तो फिर अपना अच्छा खासा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, इसलिए अपन उस तरीके से तो नहीं चलेंगे। अपन जानते हैं कि जब कभी भी सर्किल में टेंजेंट और रेडियस सरकमफ्रेंस पे जहां पे मिलती है वहां पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये एंगल भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। तो अपन क्या करेंगे, ये दो ट्राइंगल बीईसी और एईडी इनको सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये आसानी से सिमिलर प्रूफ हो सकते हैं, क्योंकि एक चीज तो अपन को सीधा सीधा दिख रही है कि दोनों ही ट्राइंगल्स में एक एक एंगल 90 डिग्री का है। यहां पे एंगल बीसीई इज इक्वल टू है एंगल डीएई। इसके अलावा दूसरा ये वाला एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल बीईसी इज इक्वल टू एंगल डीईए। तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो ए सिमिलरिटी रूल से ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर प्रूफ हो गए। अगर ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अपन ले सकते हैं, तो बीसी अपॉन डीए इज इक्वल टू ईसी अपॉन एई। तो यहां पे देखिए सब कुछ अपन को दे रखा है। बीसी अपन को फाइंड आउट करना है, जिसको एक्स मान लेते हैं अपन, एक्स ही है मतलब, और डीए है 8 के बराबर इक्वल टू ईसी है 18 के बराबर और एई है 12 के बराबर। तो 6 से 3 बार में, 6 से 2 बार में, 2 का 4 बार में। तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, एक्स आ गया 4 दिए 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आसान होगा। अगर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला लगाने जाते तो दो इक्वेशन बनानी पड़ती और वो इक्वेशन को सोल्व करना काफी मुश्किल काम होता। सिंप्लीफाई, चलिए इसको सिंप्लीफाई अपन को करना है। तो यहां पे 9 जो है, 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो सबको यहां पे मैं 3 की पावर में ही लिख लेता हूं ताकि सिंप्लीफिकेशन करना आसान हो, क्योंकि ऑप्शन भी जो है वो 3 की पावर में ही, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 14 ऑफ 27 होता है 3 का क्यूब, की होल पावर 3 मल्टीप्लाई 6561 का स्क्वायर रूट अगर आप करेंगे तो वो हो जाता है 81, क्योंकि 6400 होता है 80 का, तो मैं बोल सकता हूं उससे थोड़ा ज्यादा, मतलब 81 का हो जाएगा ये। आप चाहे तो 81 का करके भी देख सकते हैं, स्क्वायर 6561 ही आएगा। तो 81 का मतलब हो गया 3 की पावर 4। तो अब यहां पे देखिए बोर्ड मास से करेंगे अपन। बोर्ड मास क्या बोलता है कि सबसे पहले ऑफ को करो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन उसकी प्राथमिकता ज्यादा होती है। तो यहाँ पे 3 की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर, सबसे पहले ऐसे करते हैं, इनको भी चेंज कर लेते हैं। जैसे इसको में पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 की पावर 18 दूनी 36 डिवाइडेड 3 की पावर 14 ऑफ 3 इंटू 3 9, 3 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 4। तो पहले ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे अगर बेस सेम होता है तो पावर एड हो जाती है। अपन जानते हैं ए की पावर एन इंटू ए की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन। अगर बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर्स एड हो जाती है। तो मैं बोल सकता हूं 3 की पावर 14 और 3 की पावर 9 पावर्स एड हो जाएगी, तो क्या रह जाएगा 3 की पावर 36 डिवाइडेड 14 और 9, 14 प्लस 9 कितना हो गया 23 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। तो अब आप देखिए यह क्या होगा, डिवाइड जब अपन करेंगे, डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करता हूं तो क्या होता है, ये रेसिप्रोकल हो जाता है, दैट इज 1/3 की पावर 23, जिसको अपन नीचे में इस तरीके से लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4। तो यहां पे जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में तो पावर एड होती है और डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन इक्वल टू होता है ए की पावर एम माइनस एन। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं 3 की पावर 36 प्लस 4 माइनस 23। 36 में से 23 गया तो कितना बच गया 13 बच गया, 13 और 4 17, दैट इज 3 की पावर 17। बढ़िया सवाल है, मतलब सवाल तो कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान सा सवाल है, लेकिन ये कि पावर वगैरह आपको ध्यान होनी चाहिए थोड़ी पावर में सोल्व करना, बस आसानी से वरना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0 दे रखा है, एक इक्वेशन है लेकिन 3 वेरिएबल है, बड़ी ना इंसाफी है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, कुछ अपने हिसाब से मान लेते हैं, लेकिन मानते वक्त एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जिस चीज को आपको फाइंड आउट करना है उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं हो जाना चाहिए। अगर यहाँ पे आपने अल्फा बीटा गामा तीनों को 0 0 डाल दिया तो क्या होगा 2 बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा गामा,
जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं आना चाहिए। तो आपको इस तरीके से डालना है कि यहाँ पे जीरो ना हो। इसका मतलब ये है कि इन तीनों को जीरो मत डालिए, आप क्या कीजिए, अल्फा को डाल दीजिए 1, बीटा को डाल दीजिए -1 और गामा को डाल दीजिए 0। क्योंकि आप देखिए 1 -1 0 ऐड करने पे 0 आएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहां पे अब मैं जब 2 बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा गामा में डालूंगा तो डेनोमिनेटर 0 नहीं होगा। तो 3 इंटू बीटा है -1 तो -1 का स्क्वायर, अल्फा है 1 तो 1 का स्क्वायर, प्लस गामा है 0 तो 0 का स्क्वायर, डिवाइड बाय 2 इंटू बीटा स्क्वायर, बीटा है -1 का स्क्वायर, माइनस अल्फा, अल्फा है 1 और गामा है 0। तो ऊपर तो आ गया आपके पास -1 का स्क्वायर 1, तो 3 प्लस 1 डिवाइड बाय -1 का स्क्वायर 1 तो 2 इंटू 1 2, ये तो 0 हो गया। तो 4/2 इक्वल टू 2, ऑप्शन नंबर 1। तो देखिए एक आसान सा सवाल बन गया, क्योंकि आपने अल्फा बीटा गामा की कुछ वैल्यू डाल दी। अगर बिना वैल्यू डाल के करने जाते तो अच्छा खासा समय खराब होता, तो वो समय अपन को बचाना है, मेन बात यही है, समय बहुत ज्यादा कीमती है। इफ x इक्वल टू 3y प्लस 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए जब कभी भी इस तरीके की इक्वेशंस दे रखी हो जहां पे x³ माइनस 27y³ माइनस 36xy है, इसका मतलब है कि सबसे पहले तो x इक्वल टू 3y प्लस 4 को आप x माइनस 3y इक्वल टू 4 लिख लीजिए। अब यहां पे बस कुछ नहीं करिए, दोनों साइड क्यूब कर दीजिए। दोनों साइड जैसे ही आप क्यूब करेंगे, ये जो आपके पास लिख रखा है x³ माइनस 27y³ माइनस 36xy, ये आ जाएगा आपके पास x माइनस 3y का होल क्यूब। आप चाहे तो खोल के देख सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा लेते हैं, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पे a³ मतलब x³ माइनस 3y का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a दैट इज x इंटू b दैट इज 3y इंटू a माइनस बी। a माइनस बी की वैल्यू डायरेक्ट अपन 4 डाल देते हैं, इक्वल टू 4 का क्यूब 64। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये x³ माइनस 27y³, 3 3 9 9 चौकू 36, तो माइनस 36xy दैट इज इक्वल टू 64। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि सीधा सीधा अपने पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 64 के बराबर। देखिए इस तरीके के सवाल जब भी आए तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि अगर मैं 4 का क्यूब करता तो मेरे पास आंसर मिल जाता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर कुछ ना कुछ यहां पे 4 के क्यूब के अलावा बच रहा होता तो फिर वो x और y के साथ होता। और ऑप्शंस में आप देख सकते हैं कहीं भी x और y नहीं है, ऑप्शंस में सीधा सीधा नंबर्स है। तो मैं बोल सकता हूं कि नंबर अपन को तभी मिलेगा जब ये 4 का क्यूब किया गया होगा। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64। एक टेबल अपन को दे रखी है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट्स ए एंड डी इज 18,000 ईच, ए और स्टेट डी की पॉपुलेशन जो है 18,000 है। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम आपको दे रखा है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन वालों का परसेंटेज, दैट मीन्स कि 18,000 में से 36% लोग ऐसे हैं जो बीपीएल में आते हैं स्टेट ए में। इसी तरीके से स्टेट डी में भी 18,000 में से 32% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं। बोला जा रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स बिलो पॉवर्टी लाइन इन दीज स्टेट्स। तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स अपन को बतानी बिलो पॉवर्टी लाइन वाली। तो बिलो पॉवर्टी लाइन में मेल और फीमेल का रेशियो इधर है। देखिए स्टेट ए की अगर मैं बात करूं तो 5 + 3 8, मतलब हर 8 में से 3 महिलाएं हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन से है स्टेट ए में। और बिलो पॉवर्टी लाइन टोटल कितने परसेंट लोग हैं, 36%, मतलब 3/8 ऑफ 36%। और 36% कितने का, 18,000 का, क्योंकि टोटल लोग कितने, 18,000 प्लस। इसी तरीके से अगर मैं स्टेट डी की बात करूं तो हर 3 में से 2 महिलाएं हैं, 2/3 इंटू कितने का, 32%, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 32% है जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन। 32% कितने का, 18,000 का। तो इसको सोल्व कर लीजिए, जो कैंसिल आउट हो उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। 3 से 60 बार में, 4 से 2 बार में, 4 से 45 बार में, 2 से 18 बार में, बस और तो कुछ नहीं कटेगा। चलिए तो 3 इंटू 45 यहां पे लिख लेते हैं, 18 इंटू 3 इंटू 45 हो गया 135, प्लस 32 दूनी 64, 64 इंटू 60, 18 पंजे 90 की 0, 9 कैरी चला गया, 18 3 54, 54 और 9 63, 6 कैरी चला गया, तो 2430। इधर अगर मैं बात करूं कितना आ जाएगा, 6 4 24 की 4, 2 कैरी चला गया, 36 और 2 38, तो 0 4 और 3 7, 8 और 4 12 की 2, 1 कैरी चला गया, दैट इज 6270। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 6270।
इस तरीके का एकदम सेम सवाल 2023 सीपीओ में आया है, एकदम सेम आया है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो इसलिए फिर से मैं कह रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अरविंद वर्क्स 4 टाइम एज फास्ट एज सुरेश। अरविंद जो है सुरेश की तुलना में 4 गुना तेज है। तो यहां से अरविंद और सुरेश की एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा। अगर अरविंद जो है मतलब सुरेश अगर 1 यूनिट काम करता है तो अरविंद कितना काम करेगा, 4 यूनिट काम करेगा। अरविंद जो है सुरेश की तुलना में 4 गुना है। इफ सुरेश कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज, अगर सुरेश किसी काम को 20 दिन में कर देता है। देखिए सुरेश जो है हर दिन 1 यूनिट काम करता है और टोटल काम 20 दिन में कर देता है। तो टोटल काम कितना हो गया, एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज, दैट इज 1 इंटू 20। ये हो गया टोटल वर्क। बोला जा रहा है कि अगर अरविंद और सुरेश दोनों साथ में मिलकर काम करें तो साथ मिलकर कितने दिन में कर देंगे। अगर साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो इनकी एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी, 4 + 1 5। टोटल वर्क है 20 इंटू 1 और 5 यूनिट अगर पर डे काम किया जाएगा तो कितने दिन में हो जाएगा, 5 का 4 बार में, दैट मीन 4 दिन में काम खत्म हो जाएगा। 2 cars run to a place at the speed of 45 and 55 respectively. If the second car takes 40 minutes less than the first for the journey, then what is the length of the journey? देखिए यहां पे बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बराबर है क्योंकि दोनों कार सेम ड्यूरेशन मतलब सेम जर्नी कर रही है। अगर जो जिसकी स्पीड कम है वो 40 मिनट ज्यादा ले रही है तो मैं बोल सकता हूं कि डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी 45 माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड 55, दिस इज इक्वल टू 40 मिनट्स। क्योंकि दोनों के बीच में जो है 40 मिनट का अंतर है। जो धीरे है कार वो 40 मिनट ज्यादा ले रही है। तो इसको अपन क्या करते हैं, आवर में चेंज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जो अपन ने डिस्टेंस लिया है वो किलोमीटर में लिया है और स्पीड लिए किलोमीटर पर आवर में। तो इसलिए सबसे अच्छा क्या है, टाइम को भी अपन आवर में चेंज कर लेते हैं। तो आवर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड। तो यहाँ पे देखिए 20 से 2 बार में, 20 से 3 बार में। एलसीएम ले लेंगे, 45 और 55 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 45 होता है 9 इंटू 5, 55 होता है 5 इंटू 11। तो क्या आ गया 5 इंटू 9 इंटू 11, 5 इंटू 9 45। तो ये हो गया 11t माइनस 5 इंटू 11 55, तो ये हो गया 9t, दैट इज इक्वल टू 2/3। 3 से तो 3 बार में, 11 माइनस 9 2। तो यहां से ये आ गया 2d इक्वल 2d अपॉन 5 इंटू 3 इंटू 11 इक्वल टू 2। 2 से 2 कट जाएगा, d इक्वल टू आ जाएगा 5 3 15 इंटू 11। तो 15 इंटू 11 मतलब कितना हो गया, 1 और 5 6 और 1 165। तो 165 किलोमीटर की जर्नी हो गई, 165 किलोमीटर। इन ए क्लास नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो अपन को दे रखा है 3:5 का। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास। तो देखिए मैं बोल सकता हूं 3 + 5 8, मतलब हर 8 में से 3 लड़के हैं। तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, 3/8 इंटू 100%। तो ये कितना हो गया, 100/8 होता है 12.5। तो 3 इंटू 12.5 मतलब 37.5। दैट मीन्स की परसेंटेज क्या हो गई बॉयज की 37.5%। चलिए इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इसी तरह की और भी नई वीडियोज आपके लिए आती रहेगी। चलिए फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।